मिसमैनेजमेंट की थी। बाकायदा कुछ बड़े मतलब पोजीशन से मुराद ये कि जिसको कहते हैं ना कि वर्दी वाले लोग, मतलब ये कि जैसे कॉन्सुलेट में काम करते हैं, बाकायदा उन्होंने चोर रस्तों से लोगों को अंदर घुसाया। मतलब वो खुद कॉन्सुलेट में काम करते हैं और उन्होंने लोगों को बताया कि फला जगह की दीवार थोड़ी सी कम है, कमजोर है, तो तुम उस तरफ से अंदर आ जाओ। तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई घर हो या मैं किसी के घर जाऊं, कोई कितनी भी आपसे कहे ना कि नौशीन हमारी बहुत बड़ी दोस्त है, यकीन मत कीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले तो लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि सऊदी अरब में जो भी इवेंट्स होते हैं ना वो क्वालिटी कंट्रोल पे होते हैं, तो उनका बजट इतना ज़्यादा होता है कि फाइनेंशियली आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये बातें लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर था, वो नहीं चाहता था कि उसकी तकलीफ़ें किसी को पता चलें। और मैं भी हमेशा यही कहती थी कि तकलीफ़ें बताओगे, इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप, मैं तो आज इसलिए बैठी हूँ ना कि मेरी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई, अल्लाह ने जो लेना था ले लिया, जो देना था वो दे दिया। पार्टियों, आप लोगों के लिए मैं हमेशा एक ऐसी शख्सियत लेके आता हूँ जो हर किसी भी फील्ड में सबसे टॉप हो, और मैं ये चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट उनसे सीखें जिनके पास अच्छा खासा इल्म हो इस चीज़ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वो खुद बताएंगी कि कौन है। आज की हमारी गेस्ट हैं जिया की कंसल्टेंट, सऊदी अरब के अंदर। यहाँ पे कोई भी अगर आपको इवेंट करना हो ना देसी, तो इनके बगैर आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे साथ हैं नन अदर देन मैम नौशीन साहिबा। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? बहुत दिनों से ये कोशिश की हमने कि हम आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें, और फाइनली आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा जो अपने हर गेस्ट से करता हूँ कि हु इज़ नौशीन वसीम? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं बचपन से देख रही हूँ और मैं आप मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप मेरे सामने बैठ के जो है वो मुझसे इतने कॉन्फिडेंस से और इतनी मोहब्बत से इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। थैंक यू। तो बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले बहुत कामयाब प्रोग्राम्स आपके जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कामयाब रखे। तो नौशीन क्या हैं? मेरे ख़्याल से जो नौशीन का सबसे ताकतवर जो क्योंकि हर इंसान के मुख्तलिफ़ अनासर से मिलके हम बनते हैं, तो इसी तरह से हमारे अंदर मुख्तलिफ़ अनासर होते हैं। मेरे ख़्याल से जो नौशीन का सबसे स्ट्रॉन्ग जो भी आप कह लें स्ट्रॉन्ग साइड जो है वो एक माँ की है, माशाल्लाह। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में मैं माँ बनी थी, तो उसके बाद से वो जो जज्बा है वो हर चीज़ पे हावी रहा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मैंने अपने माँ बाप से भी मोहब्बत उस वक्त करनी शुरू की जब मैं खुद माँ बनी थी जी। क्योंकि उससे पहले तो बस बचपन और हर चीज़ पे ज़िद करना और हर चीज़ पे अपनी चलाना। जब माँ बनी हूँ तब मैंने फिर सबसे मोहब्बत करना सीखी है और प्यार करना, और फिर पता चला। और नन देन अदर उसका क्रेडिट तो हमज़ा ही को जाता है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे कि वो बहुत से लोगों को रास्ता दिखा के चले गए, बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बना के चले गए। बिल्कुल। तो वो जो पहला जज्बा जो बहुत बचपन में मतलब 17 साल की उम्र उस ज़माने में बचपन ही कहलाएगी। आज तो शायद फिर भी बच्चियां 17 साल में थोड़ी सी अवेयर होती हैं, मगर हम लोग के ज़माने में तो 16-17 साल बहुत ही कुछ हमारे पास होता ही नहीं था। बल्कि हम तो आपसे ये कहेंगे कि हमारी इज्जत करें, हम गूगल के बगैर हमने पढ़ाई की है तो हमारी तो इज्जत होनी चाहिए। तो बस मेरे ख्याल से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है मेरा वो एक माँ का है, और वो पार्ट मेरे बहुत काम आता है। एक हर जगह मुझे वो पार्ट स्पेस देता है, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ। तो मेरे ख्याल से हर औरत का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो उसका माँ होना है, उसकी ममता है। माशाल्लाह, उसकी ममता है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ पे पैदा हुई, कहाँ पे पढ़ा, क्या किया और क्या पढ़ा जी, सब बताइए ज़रा। सबसे पहले तो बहुत फ़ख्र है मुझे इस बात पे कि मैं कराची में पैदा हुई, पाकिस्तान में पैदा हुई। और मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि बहुत कम लोग हैं सऊदी अरब में जिनको सऊदी नेशनैलिटी मिली। मैं भी उन खुश नसीबों में से एक हूँ कि मुझे सऊदी नेशनैलिटी मिली। मगर आप यकीन करें कि वो जो सऊदी नेशनैलिटी है ना, वो कार्ड भी जब हम उठा के देखते हैं ना, तो उस पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है, जो हमें भूलने नहीं देता कि हम कहाँ पैदा हुए।
तो कराची हर वक्त जिस वक्त जब भी वो मेरे काम आता है ना वो सऊदी कार्ड, तो वो मुझे उसमें नज़र आता है कि मैं पैदा कहाँ हुई। तो कराची में पैदा हुई। उस ज़माने में कराची ऐसा नहीं था जैसा आज का है। कराची एक बहुत डेवलप्ड सिटी थी, उरूसल बहर कहलाता था। हम थोड़े छोटे थे मगर हम अपने बड़ों को देखते थे कि वो बहुत एंजॉय करते हैं। हमें तो अलाउड नहीं था उस वक्त इतनी छोटी उम्र में, मगर वहाँ पर जब हम छोटे थे तो वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ थी जो अब यहाँ पर शुरू हुई हैं जी। ये आप कह सकते हैं कि जो अब यहाँ शुरू हुई हैं वो सारे हम बोर्ड बेसिन पे सारे फेस्टिवल्स देखते थे। कुछ जगहों पे हमें मना होता था तो हमारी बहनें आके हमें बताती थी कि हम वहाँ गए थे, बाजार्स देखना, फेस्टिवल्स देखना, कॉन्सर्ट्स होना, ये सारे उस ज़माने में पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे। और कराची तो पाकिस्तान का भी दिल था। बिल्कुल। तो कराची बड़ा प्यारा शहर था, अल्लाह ताला उसको फिर से वैसे ही करे और इंशाल्लाह करेगा। तो कराची में पैदा हुए, बहुत छोटी उम्र में जद्दा आ गए, वालिद के साथ आ गए थे और फिर यहीं पर रहे बहुत अरसे तक, यहाँ से कहीं निकल नहीं सके। FSC मैंने किया था प्री मेडिकल से, बड़ी अच्छी परसेंटेज से, और FSC तक हमें लगता था कि हमने डॉक्टर ही बनना है। ओके। बिल्कुल। और क्लास में बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन रहता था। और बाय द वे मेरी क्लासमेट्स हैं वो सब आज माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे डॉक्टर्स ही हैं। तो मैं ही बस वो फिर उस वक्त हालात ऐसे हुए कि मेरे वालिद साहब ने ये सोचा कि मेरी शादी करना बेहतर है। तो मैं भी कुछ पढ़ाई से घबराती थी थोड़ा, मैंने कहा चलो शॉर्टकट लेते हैं और शादी करके आराम से बैठेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। शादी के बाद फिर पढ़ना पड़ा, फिर काम भी करना पड़ा और फिर बच्चे भी पालने पड़े। तो बच्चियों से मेरी ये बहुत गुजारिश भी है और मशवरा भी है कि बेटा जितनी तालीम हासिल करनी है माँ बाप के घर पे कर लो, बाद में बहुत मुश्किल होती है। सही। तो आपने कहाँ FSC कहाँ से किया? मैंने FSC पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल से किया। और बड़े हम बिल्कुल, और हम अपने स्कूल के 9th क्लास से जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो बड़ा हमारा इलेक्शंस में हिस्सा लेना और कैंपेन्स चलाना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी कि आपने माशाल्लाह PISJ से पढ़ा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अजीजिया स्कूल से जो है वो हमने FSC किया। सही। 1990 में FSC किया था मैंने, और मेरे ख्याल से रिजल्ट से कुछ दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी। तो 91 में हमजा माशाल्लाह इस दुनिया में आ गए थे माशाल्लाह। उसके बाद 92 में हना आ गई थी उनके पीछे पीछे। और मुझे कभी कभी ऐसे ही लगता है कि हमजा वापस गए तो हना भी उनके पीछे पीछे चली गई। शायद वो उन्हीं के लिए आई थी और उन्हीं के साथ वापस चली गई। जी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनको यकीनन बहुत अच्छे मुकाम पे उसने रखा होगा। बेशक। बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी आयतें हैं कुरान शरीफ में जो इस बात की शहादत देती हैं कि वो लोग जो हैं यकीनन अच्छे मुकाम पे इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। अच्छा, तो फिर आगे यूनिवर्सिटी? जी हाँ बिल्कुल। आगे यूनिवर्सिटी का ये हुआ था कि जैसे मैंने बताया कि पहले तो हमजा हना हो गए, तो हमजा हना के बाद तो फिर जब 1-2 साल गुजर गए और जब मेरी दोस्तों ने वापस छुट्टियों पे आना शुरू किया और जब मैंने देखा कि यार ये सब तो फिर मैं अपने वालिद साहब के पास गई। मैंने कहा ये तो गलती हो गई, ये शादी तो नहीं, ये तो गलती हो गई मुझसे। कहने लगे बेटा अब इसका तो कोई हल नहीं है, अब आपके बच्चे हैं और आप तो बच्चों को तो आपके बगैर, और हमजा तो आपको पता है वो दिल के मरीज भी थे, बचपन से उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, एक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उनके ट्राइकैस्पिड वाल्व भी ख़राब था, उनके वेंट्रिकल्स भी ट्विस्टेड थे, उनके जो है वो क्या नाम है छेद भी थे, उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उनकी ऐसी सेहत नहीं थी कि उनको जो है वो कुछ भी डिस्टर्ब किया जाता। तो फिर रोते धोते पहला BA जो था वो प्राइवेट किया कराची यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट BA प्राइवेट किया। उसके बाद फिर सुकून नहीं मिला, वो मैंने किया था एजुकेशन में, क्योंकि हम तो प्री मेडिकल के पढ़े हुए बड़े अच्छे स्टूडेंट होते थे, तो BA करते हुए बड़ी शर्म आई। सही। बल्कि मैंने तो उस वक्त भी जब BA का जब पहला ऑप्शन था, क्योंकि मेरे वालिद साहब ज़रा सख्त तबीयत के थे, तो उन्होंने मुझे FSC के बाद पाकिस्तान नहीं जाने दिया पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था BA कर लो। तो मैंने कहा नहीं फिर BA कर दें, यही ऑप्शन था। फिर मैंने कहा नहीं फिर BA कर दें। सही। BA नहीं करना, मुझे BA कर दें, मगर फिर BA के बाद फिर BA पे आना पड़ा। तो इसीलिए कभी ऊंचे लफ्ज नहीं बोलने चाहिए, बड़े लफ्ज, किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर फर्स्ट BA मैंने एजुकेशन में किया, उससे सुकून नहीं मिला। तो फिर सेकंड BA मैंने इकोनॉमिक्स में किया, उससे भी सुकून नहीं मिला। तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। ओके। और उसके बाद
थोड़ा सुकून मिला, मगर फिर यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने एक्सपैट्स को जो है वो इजाज़त दे दी। एक्सपैट्स तो नहीं, मैं सऊदी तो हो चुकी थी उस वक्त तक, मगर फॉरेन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उससे पहले तो अरबी में स्टडी होती थी ना, तो हमारी गुंजाइश ही नहीं थी। तो फिर यहाँ पर चांसेस हुए कि आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी। तो उस वक्त मैंने जो है वो दोबारा से फिजियोथेरेपी में फिर बैचलर्स किया, माशाल्लाह। दोबारा मैंने एडमिशन लिया, और उस वक्त जो थे वो हमजा, हना, हनीन, मोहम्मद सब हो चुके थे, माशाल्लाह। तो फिर मैंने दोबारा यहाँ से किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, तो वहाँ से हमने जो है वो फिर फिजियोथेरेपी में बैचलर्स किया। उसके बाद जो है वो फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो एक दफ़ा इंग्लैंड से भी एक बीए, तो काफ़ी सारे बीए जमा हो गए, काफ़ी सारे बैचलर्स हैं, माशाल्लाह। मतलब आप जैसे कहते हैं कि अगर मल्टीपल डॉक्टरेट होता है, आपने मल्टीपल बैचलर्स किए हैं। मैंने मल्टीपल बैचलर्स किए हैं, क्योंकि बैचलर्स में आप यंग नजर आते हैं, डॉक्टरेट कर लेंगे तो थोड़े बूढ़े लगेंगे, फिर वो डॉक्टर भी लग जाते हैं। हाँ, तो फिर यंग रहने के लिए बैचलर ही करते हैं। डॉक्टरेट का प्लान है आगे? एक्चुअली उन लोगों ने, सऊदी गवर्नमेंट ने हमारी इक्विवेलेंसी कर दी थी, और जितनी भी डिग्रीज थी वो सब मिला के हमने उनको पेश कर दी थी, तो उन्होंने उसको सब इक्विवेलेंट कर दिया था। अभी वो फाइनल डिग्री नहीं आई है, मगर वो हो जाएगी डॉक्टरेट तक, क्योंकि उन्होंने सारे नंबर ऑफ ईयर्स जमा करके कि कितने साल आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे, वो सारे जमा करके और एक्सपीरियंस जमा करके, तो वो हायर एजुकेशन में गया हुआ है। तो अभी उसको अनाउंस करना बेकार है, क्योंकि वो जब तक आएगा, तो मतलब ये हम कह सकते हैं जल्दी आप डॉक्टर नौशीन सुनेंगे इंशाल्लाह। बस मेरा यही सवाल था कि जल्दी हम डॉक्टर नौशीन हम सुनेंगे। बिल्कुल। और फिर वो लाइफ एक्सपीरियंस भी उन्होंने सब काउंट किए जी, और पहले वो कैम्ब्रिज से उसको पहले इक्विवेलेंट करवाया गया, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जब कर दिया, तो फिर सऊदी गवर्नमेंट ने उसको अभी अपने पास लिया हुआ है। थोड़ा प्रोसेस है, क्योंकि उन्हें सारी जगहों से उसको क्लियरेंस करवानी पड़ेगी, जहाँ जहाँ से हमने पढ़ा है वहाँ सबसे क्लियरेंस करनी पड़ेगी। तो ये सफाई जो हमारी पढ़ाई का सफ़र है, ये बड़ा नशेबो फराज वाला सफ़र था। एक ऐसा सफ़र नहीं था कि जिसमें हमारी पसंद की कोई एजुकेशन हमें मिल जाती, मगर उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए और हमने काम करना शुरू किया, और वैसे काम और एजुकेशन साथ साथ भी चल रही थी, तो बड़े वर्सटाइल एक्सपीरियंसेस मिले हमें। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमने बीए किया था एजुकेशन में, उसके बेस पे हमने स्कूल खोला हुआ है, और वो हमारा स्कूल माशाल्लाह अभी तक तो बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, किंडरगार्टन है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स में हमने बीए किया था, उस पर हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी अच्छी जॉब मिली, और हमने वहाँ बड़े अच्छे अच्छे झंडे गाड़े, बड़े इंटरनेशनल डेलीगेशन में। और उसके बाद फिजियोथेरेपी में मुझे शायद मैं आपके सामने ना वो कर सकूं, मगर फिजियोथेरेपी में जो कुछ मुझे मिला है वो इस दुनिया के लिए नहीं, वो दूसरी दुनिया के लिए। सही। तो मुझे बड़ा मौका मिला फिजियोथेरेपी में लोगों की खिदमत करने का, माशाल्लाह। और कुछ ऐसे लोगों की भी मैंने खिदमत की कि जिनको मतलब बिल्कुल वो लाइफ लिमिटेशंस भी नहीं कर सकते थे, वो दरवाज़ा तक नहीं खोल सकते थे, तो उनको जब, जैसे हम लोग तो हमें कदर नहीं है ना कि हम अक्सर कहते हैं, अक्सर जब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बल्कि मुझसे अगर कभी कोई इंसान ये आके कह देता है ना कि जी मैं बड़ा गरीब हूँ, तो आप मेरी मदद कर दें, तो मैं कहती हूँ भाई इधर बैठ जाओ, पहले इधर बैठ के मुझे ये बता दो कि तुम गरीब कहाँ से हो। एक आंख तुम्हारी कई लाखों की है, एक बाल अगर हम लगाने जाएं तो कई हज़ार का बाल लगता है, एक टांग टूट गई तो पता नहीं कितने लाखों की लगेगी, तो भाई मिलियंस के तो तुम यूँ बैठे हुए हो, खुद ही बैठे हुए हो। अब तुम दिल का ऑपरेशन करा लो, हमने अपने बच्चे के कराए, तो हमारी सारी जमा पूंजी जो थी ना वो उसमें चली जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इतने अमीर हो, अल्लाह ने आपको इतना अमीर बनाया, और फिर आप कहते हो कि हम गरीब हैं, तो मैं इससे एग्री नहीं करती। हाँ, ये है कि आप काहिली ना करें, आप मेहनत करें, हालात जैसे भी हों आप उसमें मेहनत करते रहें। और मैं अपने बच्चों को अक्सर ये पैगाम भी देती हूँ, और अक्सर उनको मैं ये मिसाल देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि देखो बेटा, अगर मैं खुदा ना खास्ता वर्स्ट सिनेरियो में अगर कहीं बर्तन मांज रही होती ना, तो मुझसे अच्छे बर्तन कोई मांज नहीं सकता था। मतलब काम करे इंसान, तो अगर बर्तन भी मांज रहा है ना, तो फिर उसका नाम होना चाहिए शहर में कि भाई एक बर्तन मांजने वाली है, वो सबसे अच्छे बर्तन। वो फिर आपको बादशाह के घर से ऑर्डर आएगी कि भाई तुम बहुत अच्छे बर्तन मांजती हो, हमारे घर पे आ जाओ। तो आप देख लेना, फिर आप अगर आप ये वाला माइंडसेट लेके चल रही हैं तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पूरे सऊदीया में एक ही
अल्हम्दुलिल्लाह, बर्तन तो नहीं मांज रहे नहीं, of course, मतलब आप अपनी फील्ड में एक ही हैं। हाँ, मगर ये कि काफी सफाइयाँ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब हम फील्ड की तरफ आ ही गए हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कहाँ आपने पहली जॉब क्या थी और उसके बाद क्या काम किए आगे और अब क्या कर रही हैं? बस सलमान, मेरी जो जिंदगी है ना, वो तो सऊदी अरब की जिंदगी है। तो जो सऊदी अरब में हो रहा है वही हम भी कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट अपना बैचलर्स किया था, या आप कह लें कि 90s में जब बच्चे छोटे थे, और उस वक्त जब हमने नौकरी करने की कोशिश की, तो उस वक्त सिवाय टीचिंग के और कोई नौकरी जॉब नहीं थी। बिल्कुल, औरतों के लिए क्या है, आप कुछ भी हो, आपको टीचिंग अगर करनी है तो टीचिंग कर लें। तो अल्लाह का करम बड़ा अच्छा हुआ कि और तो कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकते थे, तो इंग्लिश पढ़ानी शुरू की, इसलिए कि इंग्लिश में हमने पढ़ा था। और वैसे अजीज़िया वाले स्कूल को लोग क्यों उर्दू मीडियम कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी सारी बुक्स इंग्लिश में। उसकी वजह यह है कि उसकी ऑपोजिट जो है वो इंग्लिश सेक्शन है, तो इसको उर्दू मीडियम कहते हैं। हालांकि उर्दू मीडियम नहीं था, उर्दू मीडियम अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। वो पता नहीं इंग्लिश मीडियम है कि नहीं है, मगर हम उर्दू मीडियम नहीं थे। कैम्ब्रिज सिस्टम है उसके अंदर। अच्छा, वो कैम्ब्रिज सिस्टम है हमारे यहाँ, मगर फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की कोई किताब सिवाय उर्दू की किताब के जी कोई किताब और इवन आपके पास इस्लामियात और पाक स्टडीज वगैरह में भी ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश में ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हमारे पास इंग्लिश में थे। हम सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज ये सब इंग्लिश में पढ़ते थे। हमने नहीं कोई भी किताब सिवाय उर्दू की किताब के, हमने कोई किताब जो है ना वो नहीं पढ़ी। तो वो फिर हमने इंग्लिश पढ़ानी शुरू की। सऊदी स्कूलों में हमारी बड़ी आवभगत हुई, क्योंकि उस ज़माने में इंग्लिश के टीचर्स बहुत कम होते थे, तो बड़ी हमें इज़्ज़त मिली। और एक नया फिर 4-5 साल स्कूलों में काम की, फिर शौक़ हुआ कि पाकिस्तान की भी खिदमत करनी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में। अब आप ये देख लें कि अजीज़िया वाले स्कूल के स्टूडेंट्स होके हमने कैम्ब्रिज वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया। टीचिंग हमने वहाँ की है, पढ़ा हम नहीं आए। तो आप सोचिए हमारे स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है जो हम उस स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड की बात जो है वो ऐसी है कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई थी ना, तो उस वक्त तक हमें लगता था कि यार ये हम कहाँ फंस गए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से सेकंड ईयर करके, मैं अपना बता रहा हूँ कि सेकंड ईयर करके मैं जैसे ही निकला हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, यूनिवर्सिटी वाज पीस ऑफ केक। क्योंकि हमें वहाँ पे इतना जबरदस्त ट्रेन किया है उन लोगों ने, आप उसको रट्टा कह लें, आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन जबरदस्त बेस बनाई है। यही मेरे साथ हुआ कि क्योंकि हमने एफएससी बहुत ईमानदारी से किया था, बहुत सारे मेरे एक्चुअली सारे नोट्स ही बीए की किताबों से होते थे, मतलब पाकिस्तान स्टडीज के, उर्दू के, जो नॉन साइंस सब्जेक्ट्स थे उसके सारे नोट्स हम बीए की किताबों से बनाते थे। तो जब हमने बीए किया ना, तो वो तो हमारे लिए लिटरली पीस ऑफ केक था। वो तो हम पहले ही से नोट्स बना के बैठे कर चुके थे जी। तो हम इसीलिए मैं रिपीटेड बीए करती रही, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही होगी ना, कि मतलब हमने आगे कुछ सीखा नहीं, नया नहीं आया कुछ। बिल्कुल। अच्छा, मैंने उसको काफी अंडरस्टिमेट किया अपनी एजुकेशन को कि जी मेरे पास सिर्फ बीए है या प्राइवेट है या कुछ है, मगर जिस वक्त मैंने उन सारी चीज़ों को जमा करके कंपाइल करके और जब उसकी इक्विवेलेंस कराई, तब मुझे पता चला कि भाई हमें तो फिर डायरेक्ट कंसल्टेंट लिया गया कि आपका इतने इयर्स ऑफ एजुकेशन, इतने इयर्स ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उन्होंने तो मुझसे नहीं पूछा कि आपकी प्राइवेट, क्योंकि हमारी डिग्रीज पे कुछ नहीं लिखा होता कि हमने प्राइवेट किया या वो। इट्स अ बैचलर ऑफ लिटरेचर, क्या कहते हैं हम, बैचलर्स ऑफ क्या अपना साइंस तो नहीं है, हम तो बैचलर ऑफ लिटरेचर कहलाते हैं ना। तो बहरहाल मुझे तो मतलब जब मैं रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ, जब मैंने तो मैं आपको बता रही थी कि पहली जॉब तो स्कूल में हुई। कुछ साल हमने तकरीबन 4 साल जो है वो सऊदी स्कूलों में जॉब की, बहुत अच्छे बड़े अच्छे रेप्यूटेड स्कूल्स थे। फिर उसके बाद पाकिस्तानी स्कूल में तकरीबन 4 साल की। उसके बाद फिर ख्याल आया कि हम तो बड़े टैलेंटेड हैं, तो हमें अपना स्कूल खोलना चाहिए। अच्छा, हमें अपने टैलेंट का बाहर ही पता चलता है बिल्कुल, क्योंकि घर वाले तो हमारे कहते हैं तुम तो किसी काम के नहीं हो। वो तो इतना हमें वो किया जाता है ना कि घर में जी। वैसे मैं आपको सही बता रही हूँ कि मुझे कभी शादी के बाद मुझे मेरे ससुराल के कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि भाई तुम खूबसूरत हो, वरना अब वालिद के घर पे जो है ना वो नहीं पता था कि शक्ल सूरत कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए कोई इन चीज़ों की कोई फिक्र ही नहीं होती थी, तालीम पे लगे हुए थे कि बस तालीम है जो कुछ भी है।
तो फिर वो जब वहाँ पर मैं काम कर रही थी पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में, तो फिर मुझे शौक हुआ कि मैं अपना स्कूल खोलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ये कौन से ईयर की बात है? ये तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ 2006 की बात बता रही हूँ, 2000 बल्कि 2008 की बात बता रही हूँ। तो फिर उस ज़माने में मैंने जब लाइसेंस के लिए पेपर्स दिए तो वो इतना आसान नहीं था लाइसेंस मिलना, क्योंकि बहरहाल आप एक हर स्टेज पे जाके ना एक नेक्स्ट स्टेज होता है। बिल्कुल। तो अब जैसे हो सकता है हमारे पाकिस्तानी भाई बहन ये सोचते हो कि सऊदी हो गई है तो ये बड़ा कमाल है, मगर फिर वो सऊदियों में भी लेवल्स होते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे पास तो कोई रूट्स ही नहीं है, हम तो खुद ही सऊदी है ना, बाकी तो हमारे चचा खाला मामू ये सब तो सऊदी नहीं है ना, कोई बड़ी फैमिली हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हम अंसारी फैमिली के हैं, हमें बड़ा फख्र है अपनी फैमिली पे, मगर यहाँ की कोई वेल नोन फैमिली नहीं थी। बिल्कुल। तो हमारा कोई जड़े ही नहीं, कोई वो ही नहीं, खुद ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल जो उन्होंने कहा वो करते गए, बोर होके फिर हमने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया कि भाई ये स्कूल का तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम टीचिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि मैं टीचिंग की मतलब शायद मैं टीचिंग के लिए नहीं बनी थी, मगर उस वक्त मजबूरी थी, तो मुझे टीचिंग, तो मेरे वोकल कॉर्ड्स तकलीफ करने लगे थे। तो मुझे लिटरली डॉक्टर ने कहा था कि यू आर नॉट supposed to talk so much और इतना आप ना करें। तो फिर मुझे अपना चेंज करना था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं फिजियोथेरेपी में, उस ज़माने में नई वो खुली और मुझे ये लगा कि मेडिकल में गएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बच्चे छोटे थे तो पैरामेडिकल में कुछ कर लेंगे। फिर ये कि फिजियोथेरेपी में ये भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत सारी बच्चियों के लिए कि फिजियोथेरेपी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। सही। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आपको कोई इमरजेंसी नहीं होती, कभी आपकी नाइट ड्यूटीज नहीं लगती, कभी आपको फ्रंट डेस्क पे नहीं बैठना पड़ता। ये एक डिपार्टमेंट होता है जो बिल्कुल कोने में होता है किसी भी हॉस्पिटल के, होता बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर बिल्कुल कोने में होता है, अपॉइंटमेंट से लोग आते हैं। सही। कोई इमरजेंसी कभी फिजियोथेरेपी में होती ही नहीं है। सही। तो ये बच्चियों के लिए बड़ी अच्छी फील्ड है कि आप अगर काम भी करना चाह रही हैं, लॉन्ग टर्म होता है, जो उसका रिजल्ट आता है वो लॉन्ग टर्म आता है, लॉन्ग टर्म काम है, और आपकी जो घर की जिंदगी है वो नहीं खराब होती। सही। जैसे हमारी जो बच्चियां गायनेकोलॉजिस्ट बनती हैं, दिन रात वो रात में किसी की डिलीवरी हो गई, भागे हुए, इमरजेंसी भी आता है, नाइट ड्यूटी भी आ गई, नाइट ड्यूटीज भी आ गई। तो ये मैं बच्चियों को मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी एडवाइस करती रहूंगी कि बच्चियों को डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट अगर उन्हें साइंस के उसमें है, क्योंकि कोई भी बच्ची लड़की कोई भी होती है ना, हमें 10-12 साल अपने घर को देने होते हैं। 2-3 बच्चे पैदा करने, उनको पालना है, तो हर बच्चा जो होता है वो एक 3 साल का एक प्रोजेक्ट होता है, जहाँ राइट फ्रॉम योर प्रेगनेंसी 9 महीने आपने उसको दिए, फिर 2.5-3 साल जब तक बच्चा बड़ा हो के अपने आप को एक्सप्रेस ना करने लगे तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो एक दफ़ा एक्सप्रेस करने लगे, वो ये बता दे कि मुझे चोट लग गई है या नहीं, या मुझे भूख लगी, तब तो आप निकल के काम पे जा सकते हैं, मगर आप छोटे बच्चे को कैसे? तो अगर आपने 2-3 बच्चे किए तो 9 से 12 साल आपके जो है ना उसमें चले गए। तो ये सब चीज़ें बच्चियों को सोचनी चाहिए, माँ बाप को ये बातें बतानी चाहिए बच्चियों को कि आप प्रोफेशन लें, मगर ऐसे प्रोफेशन लें जिसमें आपका घर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बेसिकली तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो घर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाहर निकल के आप काम करते हैं, वो मुझे लगता है कि जो औरत भी बाहर निकल के काम करती है ना, उसके सॉरी टू से मगर कहीं ना कहीं मर्द में कमी होती है। मैं इस बात पे बड़ा फख्र करती हूँ कि मैं अपने अब्बा के घर से कभी नहीं निकली बाहर। ठीक है। मैं इस बात पे फख्र करती हूँ कि जिस वक्त मेरी बहुत सालों के बाद जब डिवोर्स हुई तो मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि भाई घर में बैठो, हम करेंगे तुम्हारा सब कुछ जी। तो बेसिकली मैं जो घर से मतलब मैं कभी भी घर से नहीं निकलना चाहती थी। मैं हमेशा, मुझे घर बड़ा पसंद है और मुझे खाने पकाने पसंद है, मुझे इस्त्री करना पसंद है, मुझे कपड़े पर्दे सीने पसंद है, जो मेरे तो इस किस्म के शौक है। मगर मजबूरी होती है कभी कभी इंसान की अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। फिर ये कि हर बात पे तो इंसान घर नहीं ख़त्म करता, कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरह से चलता रहे जी। मेरी डिवोर्स हुई है तकरीबन 24 साल के बाद। तो 24 साल तक तो मैंने हर कोशिश की ना कि मैं उस घर को चलाऊं। तो उसमें जो है वो जॉब्स हमारी एक ज़रूरत भी थी, ऐसा नहीं है कि वो मैंने कोई किसी शौक में की। हाँ, मैं बड़े बड़े अरसे तक लोगों से कहती रही कि जी मुझे शौक है काम करने का, मगर आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मुझे अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब भी अगर मैं झूठ बोलूंगी ना, पोशी बरकरार रखने के लिए आप कह सकते हैं उसको। बिल्कुल, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, आपके बच्चे पल रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आपकी एक मॉरल, एक आपकी सोशल एक पोजीशन बनी हुई है, तो उसे खराब करना अच्छी बात नहीं होती।
तो मगर ये कि अब आपके सामने बैठ के भी इस स्टेज पे भी अगर मैं सच नहीं बोलूंगी तो फिर फायदा क्या है इस इंटरव्यू का? क्या लोग सीखेंगे? मैं तो इसलिए बैठी हूँ कि मुझसे कोई कुछ भी सीख जाए, कुछ सीख ले। बिल्कुल। तो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसको जाके अपनी तकलीफ ही सही से ना बताएं तो वो हमें कौन सी अच्छी दवा देगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। सही। या किसी वकील के पास जाएं, उसको अपना यही ना बताएंगे हमसे हुआ क्या है, तो वो हमें कैसे बचाएगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह से जब आप सच नहीं बोलेंगे तो आपसे नई जनरेशन क्या सीख लेगी? बिल्कुल ऐसे ही। तो आज जो है वो मैंने सोचा है कि भाई आज कोई भी ना बस सिर्फ सच बोलना है और सारी तो बहुत अच्छी बात है, रखने वाला अल्लाह है। बिल्कुल। और जो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो शख्स हर चीज़ फ़ख्र से और सच उसमें बताता है तो वो उसमें उसकी इज्जत में कोई भी कमी नहीं आती है। उस चीज़ में कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। बेशक। और उसने वादा किया है कि वो इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत दे, तो सारी चीज़ें उसी के हाथ में। बिल्कुल ऐसे ही। मगर ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए। पर्दा बड़ी अच्छी चीज़ है, पर्दे में हर चीज़ अच्छी लगती है। पर्दे से जो है वो इंसान मतलब बात का पर्दा, वैसे तो औरतों का पर्दा भी अच्छा है, मर्दों के लिए भी पर्दा है, बल्कि कुरान शरीफ में तो मर्दों के लिए पहले पर्दा आया है, औरतों के लिए बाद में आया है। मर्दों का पर्दा ये कि आप अपनी नजरें नीचे रखें, बिल्कुल। औरतों के लिए कि हाँ प्रिसाइसली कि आप ये करें ये करें ये करें, मगर मर्दों का पर्दा पहले आया। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि वो फिर टीचिंग हुई, टीचिंग के बाद जो है मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे सऊदी अरेबिया बढ़ा वैसे वैसे मेरे भी आपने डेवलप करना शुरू किया। तो 2009 में मुझे मौका मिला कि मैं जो हूँ वो दोबारा से पढ़ाई करूँ और अपने स्कूल की तैयारी शुरू करूँ। मतलब मैंने पेपर्स फॉरवर्ड कर दिया, मैं इंतज़ार करती थी, वो कहते थे ये लाओ, मैं लेके चली जाती थी, वो कहते थे अब इसमें ये पेपर कम है। मैं सऊदी अरब का बड़ा निज़ाम है, फाइलें मतलब बहुत मोटी फाइल करते हैं। एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन ये है कि आप एक दफ़ा बस सऊदी हो गए ना तो बस मिलियनेयर हो गए। आई डोंट थिंक सो। आपको काम तो कौन सऊदी सड़कों पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे सऊदी नौकरियां नहीं है उनके पास। यहाँ पे हर चीज़ मुनज़्ज़म होने का सबसे मेन रीज़न यही है कि हर चीज़ बहुत प्रॉपर है, मेरिट पे। जी यहाँ पे मेरिट पे मैं बल्कि हाँ स्टैंडर्ड है, मेरिट है। अच्छा, मैं बल्कि ये भी कहती हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वास्ता होता है ना उसका बिल्कुल वो यहाँ पे बिल्कुल अलग, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वास्ता है। बिल्कुल। मतलब वास्ता जो हम लोग कहते हैं ना कि जी उसका वास्ता लगा होगा, यानी कि उसने कोई रेफरेंस यूज किया होगा। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे रेफर उसको करते हैं जिसको ये पता हो कि ये हमारी इज्जत नहीं खराब करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। एलिजिबल है, एलिजिबल को रेफर करते हैं कि बल्कि अरबी में कहते हैं तबय्यदुल वज्ह, यानी कि ये हमारे चेहरे, यानी ये हम पे कीचड़ नहीं आने देगा। पाकिस्तान में तो रेफर उनको मिलता है जो बिल्कुल ही कुछ करने के काबिल नहीं होते, जो बिल्कुल मतलब स्पॉइल्ड होते हैं, उनकी कोई तालीम नहीं होती, उन्हें रेफरेंस पे नौकरियां कहीं से काम नहीं बन रहा होता, उन्हें रेफरेंस पे नौकरियां मिलती हैं, जिसे हम सिफारिश कहते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे सिफारिश नहीं होती जब तक ये कि आप एलिजिबल ना हो, क्योंकि जो सिफारिश कर रहा होता है ना उसे अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल होता है। बिल्कुल। तो अगर कोई किसी को रेफर करता है तो इस बात का पूरा यकीन होता है उसको कि ये आगे जाके हमारी इज्जत बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब में सिफारिश का बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट माइंड है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर किसी के पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती तो आप यकीन करें कि यहाँ पे कोई उसका साथ नहीं देता। True. आप मेरी मिसाल देख लेना आप कि मैं तो मेरे खानदान के लोग यहाँ बड़ी पोस्टों पे, मगर कभी मुझे डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की। उन्होंने देखे, डिग्रियां देखी, तालीम देखी, उन्होंने तजुर्बा देखा, पर्सनैलिटी देखी, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो उसके बाद फिर 2009 में मैंने जो है वो फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया, मगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी फाइनेंस की कि मुझे नौकरी भी साथ करनी पड़ रही थी। तो मैंने उस वक्त अपने लिए एक जॉब खुद से क्रिएट की थी। और वो जॉब मैंने ये क्रिएट की थी कि मैंने तिहामा बुक स्टोर्स, आपने सुना होगा, तो मैं तिहामा बुक स्टोर्स के पास मैं गई और उनके जो डायरेक्टर थे उनसे मैं मिली और उनसे मैंने ये कहा कि आप, मेरे पास एक आइडिया है और मैं चाहती हूँ कि आपके ज़रिए उस आइडिया को हम आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको सेल्स होगी। सही। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो सेल्स ही चाहिए, आपका जो भी आइडिया आप कर लें, मगर ये कि हमें सेल्स चाहिए। तो उन्होंने मेरे लिए एक डिपार्टमेंट खोला जो कि एजुकेशनल कंसल्टेंट डिपार्टमेंट था। तो उस डिपार्टमेंट का काम क्या था? बेसिकली वो सेल्समैनशिप थी।
मैं बिल्कुल सेल्स गर्ल वाले काम करती थी, बाकायदा कार्टन्स उठा के, उस जमाने में क्योंकि ड्राइवर को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी तो वो गाड़ी से कार्टन मुझे देता था और मैं बाकायदा बुक्स के कार्टन, आम कार्टन नहीं होते, बड़े हैवी कार्टन होते हैं, तो मैंने बड़ी मजदूरी भी की है। तो वो बुक्स के कार्टन लेके मैं अंदर जाती थी और फिर मैं जाके टीचर्स को कन्विंस करती थी कि आप ये इंग्लिश की या ये साइंस, उस जमाने में स्विच हुए थे इंटरनेशनल स्कूल्स। ओके। तो वो डिमांड थी उस वक्त के 2009-10 की बात है, 9-10 की बात है, जब इंटरनेशनल स्कूल खुलना शुरू हुए थे। तो फिर मैंने अपनी खुद ये फील्ड बनाई थी क्योंकि मुझे पाकिस्तान एम्बेसी का वो था, तजुर्बा था, तो मैंने वहाँ से वो तजुर्बा लेके अप्लाई किया था। मगर उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्कूल्स खुलते हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो मैं सुबह 6:30 बजे किसी भी स्कूल के दरवाजे पे होती थी। ओके। और मैं अंदर जाके एक स्कूल मैंने किया आधे घंटे के, मतलब मैं 9 बजे से पहले 4 स्कूल विजिट कर लेती थी। नाइस। उसके बाद मैं अपने कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज में मेरी 9 से लेके 1 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी और 1 बजे मैं तिहामा बुक स्टोर के वो जो बड़ा वाला झंडा है ना उसके पास जो तिहामा बुक स्टोर का हेड ऑफिस है वहाँ चली जाती थी और वहाँ जाके मैं उनको पूरे दिन की प्रोग्रेस बताती थी। तो वो 4 स्कूल में 6 घंटे पे डिवाइड कर देती। ओके। उनको तो मुझे दिखाना होता था ना कि भाई मैं कितने स्कूलों में गई हूँ। तो अगर मैं एक स्कूल बताती तो कहती थी भाई आप 1 बजे दोपहर के आ रही हैं तो आप एक स्कूल गई सिर्फ। तो मैंने फिर ये करती थी मैं कि जल्दी जल्दी 4-5 स्कूल सुबह विजिट करती थी और फिर वो उनको बताती थी कि भाई ये स्कूल है। सही। अच्छा, जिसने ये मिसाल बनाई है ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो मुझे कहीं मिल जाए ना, मैंने उसको उल्टा लगा के ना तेल में डाल के उसको आग लगा देनी है। अरे भाई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जब तक आप तेज काम नहीं करेंगे, जब तक कहाँ से स्लो एंड स्टडी। बड़ा कोई काहिल बंदा था वो जिसने ये मिसाल बनाई थी। तो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ स्लो एंड स्टडी बस अल्लाह ही अल्लाह है, उसके आगे विंस द रेस नहीं है। वो भी एक लाइफ है, वो भी अच्छी लाइफ है, उसमें विन विन की जरूरत भी नहीं होती। जो स्लो एंड स्टडी होते हैं ना, उसको चाहिए भी नहीं विन होना, उन्हें विन विन नहीं चाहिए होता, वो स्लो स्टडी में ही खुश रहते हैं। सही। जिन्हें विन करना होता है उन्हें भागना पड़ता है। ऐसा ही। तो वो उनको मैं 4 स्कूल बताती थी, उसके बाद मैं उनको ऑर्डर्स बताती थी। वो बड़ा खुश हो जाते थे कि भाई नौशीन हमारे पास जो है ना वो 4 स्कूलों के ऑर्डर्स लाई। उसके बाद वो बुक्स वगैरह वो लोग वो कर देते थे, अपना क्या कहते हैं डिस्पैच कर देते थे उनके स्कूलों में, और मैं पैसे ला के अपने उस पर दे देती थी। और वो मुझे जो सैलरी थी वो तो थी वो मुझे 2% उसमें से भी देते थे। तो हमारा तो भाई बड़ा ज़बरदस्त पैसा बनने लगा, क्योंकि उस ज़माने में स्कूल्स जो हैं वो 5-5 लाख रियाल की किताबें खरीदते थे। बिल्कुल। क्योंकि वो आपने देखा होगा कि उस ज़माने में जो इंटरनेशनल स्कूल थे उनका एक करिकुलम 1500 रियाल का होता था। बिल्कुल ऐसा ही। उस समय बड़ी, आजकल मुझे नहीं पता मगर हमारे ज़माने में बड़ी, आज भी तकरीबन इसी के आसपास ही हैं जी। तो उसमें हमारे एक बड़ा स्कूल जो था वो हमें 5-5 लाख का ऑर्डर, हमारे पाकिस्तानी स्कूल 7-7 लाख का ऑर्डर देता था। ये हमारा स्कूल जो है, तो ये यहाँ से हमारी वो 3 साल हमारे बड़े अच्छे गुजरे कि हम एजुकेशनल कंसल्टेंट, उसमें हम करते ये थे कि हम जाके टीचर्स को, क्योंकि हम भी टीचर्स एडिशंस इस्तेमाल कर चुके थे, तो हम उन अरबी टीचरों को, सीरियन भी होती थी, इजिप्शियंस भी होती थी, मतलब आप जाके वहाँ पे नीड क्रिएट करके एंड देन फिर उसके बाद उनको वो सेल करते थे। हाँ, नीड क्रिएट करके हम उनको बताते थे। तो ये सिलसिला 3.5 साल तक चलता रहा। उस बीच में हमने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, और जिस दिन हमने ग्रेजुएशन किया उसी दिन हमारी स्कूल की परमिशन भी आ गई। तो अब हमारे दोनों हाथ फिल थे बिल्कुल, कि एक हाथ में हमारे पास फिजियोथेरेपी की डिग्री थी और एक हाथ में हमारे पास स्कूल का जो ना किस तरह से काम करवाता है, अच्छा प्लानिंग होती है सारी। अब बड़े हम परेशानी में कि भाई हम जॉब करें या अब, अच्छा फिजियोथेरेपी की जो डिग्री थी वो बड़ी रेयर डिग्री होती थी खासतौर पे ख़वातीन के लिए, और ख़ासतौर पे मैंने जिस फील्ड में किया था वो न्यूनेटल फिजियोथेरेपी थी। तो न्यूनेटल फिजियोथेरेपी जो है वो मैं बता दूं लोगों को जिनको शायद इतना वो नहीं, वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चों की होती है। तो जिसमें वो बच्चे जो किसी भी प्रॉब्लम की, उसमें जैसे सक्शन डिलीवरीज होती हैं, या खुदा न खास्ता बच्चों की बाज़ दफ़ा ब्रिज डिलीवरीज होती हैं, या वो काफ़ी सारी डिलीवरीज के वक्त में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं। उन बच्चों को जिनकी सांस रुक जाए या जिनको 1 सेकंड के लिए भी झटका लग जाए, उन्हें बड़े दिन तक आईसीयू में रहना पड़ता है, वो जो बच्चों की जो नर्सरी होती है, और वहाँ हम फिजियोथेरेपी भी उनकी करते हैं, बच्चों की बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चों की। तो मेरा एक्चुअली फिजियोथेरेपी का जो इंटर्नशिप है या जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूनेटल फिजियोथेरेपी है। अभी भी मैं जाती हूँ, अभी भी मैं कनेक्ट हूँ उससे। तो मैं आपको बता रही थी कि एजुकेशन पे मैंने स्कूल खोला था, इकोनॉमिक्स पे मैंने इसमें क्या कहते हैं, अभी मैं जिद्दा चैम्बर पे अभी आई नहीं हूँ, अभी तो मैं
मैं एजुकेशन पे ही चल रही हूँ। फिजियोथेरेपी पे फिर मुझे हॉस्पिटल में ये मिल गया था कि थ्राइस अ डे मुझे आना पड़ता था, तो वो फिर उसमें चल रहा था। उसी जब मैं वहाँ पर विलादा हॉस्पिटल में जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो वहीं पर जो है वो मेरी एक बहुत प्यारे से बच्चे से मुलाकात हुई, न्यू बॉर्न बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उस बेटे को, अपने बच्चे को, उसको माशाल्लाह अब तो बड़े हो गए वो, तो उनकी परवरिश का भी वो मिला मुझे। तो मैं कहती हूँ फिजियोथेरेपी ने मुझे एक मेरी जन्नत बनाई कि मैंने एक यतीम बच्चे की जो है ना परवरिश भी की। और अगर मैं फिजियोथेरेपी के लिए वहाँ नहीं जाती तो मुझे वो वहाँ नहीं मिलता, बिल्कुल, क्योंकि वो नर्सरी के अंदर मेरा कहाँ जाना होता। आपका फिर वो ममता वाला फैक्टर भी आ गया, इसमें वो ममता वाला फैक्टर भी आ गया। अच्छा, ममता वाला फैक्टर, ये जो काम है ना, ये इसकी भी मैं आपको मतलब मैं आपके साथ बैठने का मकसद ये है कि शायद बहुत सारे लोगों को कोई कुछ अच्छी बात मिल जाए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाते हैं ना, मेरी उस वक्त मुसीबतें पीक पे थी। मेरे बेटे के 2 ऑपरेशन हो चुके थे और तीसरा किसी वक्त भी सर पे खड़ा था, ठीक है। सऊदी एयरलाइंस बड़ी मुश्किल से नौकरियां दे रही थी, तो आप समझें कि वालिद जो थे अबू हमजा, उनको शुरू के कोई 8 साल नौकरी नहीं मिली थी। okay. He was not on job, ठीक है। वालिद साहब मेरे जो थे ना, वो ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट थे, और उस जमाने में उनको गैंग्रीन भी वो हो गया था। हर्पीज एक बीमारी होती है जो एकदम से छाले से निकलते हैं आपको, नॉट गैंग्रीन, हर्पीज। और वो उनकी बड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उनका पूरा लगता था जैसे किसी ने गर्म पानी डाल के छाले जैसे पड़ जाते। तो वो मेरा एक बहुत ही पीक का मतलब यानी कि इतनी तरफ से मुझे प्रॉब्लम्स थी कि मॉरल कह लें, मेडिकल कह लें, कोई हर तरह की प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल, मॉरल, हर तरह की। तो जब वो बच्चा मुझे नजर आया ना, तो मुझे लगा कि या अल्लाह, इस वक्त तो मेरे बिल्कुल हालात नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतनी परेशानियों में हूँ। मगर मैंने कहा नहीं, अल्लाह के साथ तिजारत करने का ये बेहतरीन वक्त है। अगर इस वक्त मैंने ये तिजारत कर ली ना, तो मुझे लगता है मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। और फिर हुआ ये, वालिद साहब मेरे ठीक हो गए। हमजा का ऑपरेशन बिल्कुल कैंसिल मतलब होने वाला था, तीसरा ऑपरेशन। उन लोगों का नहीं, अब नहीं ज़रूरत है, सही। आप अब जो है इंशाल्लाह उसको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे हमजा के वालिद साहब को जॉब मिल गई, तो मतलब काफ़ी उसके बाद मेरा स्कूल खुल गया, मतलब काफ़ी हमारे एकदम से मतलब सॉर्ट हुआ काफ़ी कुछ। तो अल्लाह ताला से जब आप तिजारत करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसका जो है वो फ़ायदा होगा आपको। दुनिया में शायद कम मिले, आखिरत में थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। बड़ी एक मतलब एक बड़ी मुस्तनिद हदीस है कि जिसने कफालत की किसी यतीम बच्चे की, वो क़यामत के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बराबर होगा। मैं तो डर जाती हूँ इस हदीस को, क्योंकि हमारे ऐसे काम नहीं है कि हम इतनी बड़ी जगह, मगर जो काम हमने किया है उस पे खुशी भी होती है कि कुछ है हमारी, मतलब कैसे उम्मीद है, थोड़ी सी एफर्ट है, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बाकी चीज़ें माफ़ करके वो हमें ज़रूर। तो ये सिलसिला वहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर स्कूल भी खुल गया। उसके बाद फिजियोथेरेपी के थ्रू ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी हो गई। उसके बाद जो है वो अब ये दोनों तरफ से इनकम शुरू हो गई कि स्कूल की भी आनी शुरू हो गई। और अच्छा, अब स्कूल खोलना इसलिए ज़रूरत है कि पिछले 4 साल से रोज़ स्कूल का प्लान बना के सोते थे कि स्कूल खोलेंगे, उसमें इतनी क्लासें होंगी, इतनी कुर्सियाँ चाहिए, इतनी ये चाहिए, वो पूरा रोज़ाना प्लान, रोज़ाना स्कूल खुलता था, रोज़ाना रात में स्कूल खुलता था कि सुबह जाके फॉलो अप करेंगे, रात में स्कूल खोल के सोते थे। तो वो भी स्कूल भी खोला, वो अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें बड़े अच्छे बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है। हम लोग जो हैं वो फर्स्ट, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमें हमेशा हर साल जो है ग्रेडिंग होती है, तो हमें फर्स्ट ग्रेड उसमें मिलता है। उसके बाद जो है वो जब स्कूल खुल गया, जब सब कुछ हो गया, तो फिर जो है वो आपको अगर याद हो तो वो हुआ ये था कि 2010 में हमजा को कैंसर डायग्नोस हो गया था। तो उससे पहले का ये हाल था कि मुझे लगता था कि अगर मैं स्कूल एक दिन नहीं गई तो स्कूल बंद हो जाएगा, सही, मतलब मेरा ये ख्याल था। मगर मैं जब हमजा को लेके अमेरिका गई और वहाँ जाके जब 9 महीने के करीब हम इलाज में रहे, उसमें उसका बड़े सीवियर किस्म के ऑपरेशंस हुए थे, उसके बड़ा सीवियर किस्म का वो एक रेयर टाइप का कैंसर था और रेयर टाइप का उसका ट्रीटमेंट था। उसका कोई रिटन ट्रीटमेंट नहीं था, वहाँ वालों ने उसको रिसर्च करके उसको किया था।
तो वो जब हो गया और हमजा माशाल्लाह इस कदर कामयाबी से वापस आए, तो हमारे तो कॉन्फिडेंस का हाल ही, मतलब बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था हमें। और हमजा ने भी एकदम से मशहूर होना शुरू किया, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। फिर हना उसके साथ इन्वॉल्व हुई, क्योंकि हना के बगैर तो हमजा कुछ थे ही नहीं। तो हना उनका ब्रेन बनी हुई थी कि लोगो भी बनाना है, ये भी बनाना है। तो फिर एक दिन मैं अपने स्कूल से निकल के कहीं जा रही थी, अजीज़िया की तरफ से गुजरी, तो मैंने देखा कि इंडोनेशियन कॉन्सुलेट के बाहर बेइंतहा रश है। थोड़ा सा और आगे गए तो देखा वो फिलिपिनो कॉन्सुलेट, फिर लोगों से सुना कि जी वो तो इंडियन कॉन्सुलेट के आगे भी बड़ा रश है, वो तो इधर भी बड़ा रश है, उधर भी। पता किया कि भाई ये किस बात का रश है, तो पता चला कि एक रॉयल ऑर्डर आया है कि भाई जितने लोग भी जिनके पास इकामे नहीं हैं वो आके रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेटस करवा लें। कोई कफील से डर नहीं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं, मुंह पे कफील के कह दो कि हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना, और जिसको पसंद है उसके साथ चले जाओ, मगर रेक्टिफिकेशन करवा लो। तो मैंने जब देखा कि हजारों की तादाद में लोग हर एम्बेसी, क्योंकि फिर वो रिमोट एरिया से भी सब पॉप आउट होके आ गए ना जिद्दा में, जो छुपे हुए थे, जो रिमोट एरियाज में थे, वो सब आके बैठ गए कि भाई हमारे रेक्टिफिकेशन करो। किसी के पास कोई हल नहीं। ये भी बहुत कम लोगों को ये इस स्टोरी के बारे में पता है। किसी के पास कोई हल नहीं, वो बस यही हो रहा था। तो उस वक्त जो है वो फिर जो है ना मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि हम बादशाह का जो अमर मलिकी आया उसके साथ हैं और हम उसका साथ देंगे, मतलब हम हेल्प करेंगे। तो हम पहुंच गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमने कहा भाई आप जो हेल्प करेंगे हम भी आपके साथ वॉलंटियर करेंगे। उन्होंने कहा भाई आप कौन है? हमने कहा भाई हमारा स्कूल है, हम ऐसे से, मगर हमें अच्छा नहीं लग रहा और हमारे बच्चे की तबीयत ठीक हुई है और हमें ये नहीं लग रहा कि सिर्फ नमाज से और सदक़े से हमारा फ़र्ज पूरा हो जाएगा। हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम कुछ और भी करें जो इंसानों से रिलेटेड हो। देखिए ना, इबादतें तो आपकी जाती हैं ना, नमाज आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, सदका आप अपने लिए दे रहे हैं, रोज़ा आप अपने लिए रख रहे हैं, मगर इंसान के लिए आप क्या कर रहे हैं? सही। तो और क्योंकि शुरू में अमेरिका से आए थे, वहाँ वॉलंटियर बहुत होता था भाई। हमें मतलब गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी होती थी और वो कहते थे कि हम वॉलंटियर हैं, आपको हॉस्पिटल छोड़ने आए। और वो हमसे ये नहीं पूछते थे कि कितना पैसा लगना है, कितना, यानी ये आलम था वहाँ वॉलंटियर का कि एक हेलीकॉप्टर वाले ने भी अपना नंबर हमें दिया हुआ था कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए और आपको एयरलिफ्ट करना पड़े तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे बुला लीजिएगा। तो वहाँ से वॉलंटियर का नया सबक सीख के आए थे, तो हमने कहा भाई हम भी वॉलंटियर करेंगे। तो मैं और हमजा जो थे वो चद्दा चैम्बर पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कह तो दिया है मगर हमारे पास कोई ऐसा, अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है हम भी वर्कआउट करते हैं। तो फिर मैंने जो है वो एक प्रोग्राम बनाया और मैंने उनको कहा कि भाई ये एक प्रोग्राम है। वो कहने लगे आप लीड कर सकती हैं इसको। तो मैंने कहा कर लेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लीड कर लेंगे। तो कहने लगे आपको क्या चाहिए? हमने कहा भाई इतना बजट चाहिए और इतनी फोर्स चाहिए कि हमें इतने लोग चाहिए, हमें असिस्टेंट के तौर पे, और हमें दुनिया जहाँ की सलाहियतें चाहिए कि जो हम कह दें बस हो जाना चाहिए। कहने लगे हो गया, आप जो कहेंगी ये हो गया, ये आपका बजट है, ये आपकी टीम है और आप जो कहेंगी हो जाएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने जितनी भी कॉन्सुलेट्स थी ना सबके आगे एसी के कैंप लगवाए और पानी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया, क्योंकि लोग बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके। आपने अपनी जॉब बनाई? मैंने जॉब बनाई जी बिल्कुल। अभी मैं जिद्दा चैम्बर की एम्प्लॉय नहीं हूँ, अभी मैंने जाके एक प्रोग्राम उन्हें दिया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग को याद हो, आफ्ताब खोकर साहब होते थे काउंसिल जर्नल, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो बड़े जहादीदा आदमी हैं, उनको लोगों के टैलेंट का पता है। उन्होंने कहा नौशीन आप ही ये काम कर सकती हैं, जैसे जैसे मैं आपको कहता जाऊँ ना। अब वो जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक आदमी, सीजी और उनकी पढ़ाई, उनके सीएसएस के कोर्स, उनकी जो तालीमात थी, बस ये कि वो मीडियम में बन गई। अच्छा, उसके अलावा खिदवाई साहब होते थे इंडियन एम्बेसी में। तो इन दोनों सीजीज ने जो है ना वो मुझे प्लान किया कि नौशीन हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है, मगर हमारी तो सुनेंगे नहीं, तो आप हमारा मीडियम है, आप जो है ना वो। अब भाई वो तो फौरन हमारा आईटी का एक सेंटर बन गया, इंडियन एम्बेसी वालों ने आईटी सेंटर बना दिया कि जिसको डेटा एंट्री करनी है वो सब डेटा एंट्री करें। पाकिस्तान वालों ने हमें दूसरे सपोर्ट्स दे दिए, वो हमारा तो। और फिर ये हुआ कि फ़िलिपीन वाले भी आगे आ गए, फिर वो इंडोनेशियन वाले भी आगे आ गए। तो अब जिद्दा चैम्बर वाले ये सोच रहे हैं कि भाई ये कौन सी मखलूक है जो 7-8 सीजीज को एक टेबल पे लाके बिठा देती है
और मैं यही करती थी कि मैं कहती थी हम अकेले नहीं सॉल्व कर सकते, आप सब बैठो, सब बैठे और सब बैठ के सॉल्व करो, एक हल पे निकले। तो हम चैम्बर को यूज करते थे, सारे सीजीज को बुलाती थी मैं, और जवाजात, मकतब अल-अमल, ये सारे पहले अलग अलग होते थे ना, अक्षर तो था नहीं, तो इन सबको बुलाया, एक टेबल पे बिठाया और इनसे कहा कि अब बताओ हल क्या है। 42 टाइप ऑफ केसेस निकले थे, 42 टाइप ऑफ डिफरेंट केसेस निकले थे, जिसमें जैसे जिनको रेक्टिफिकेशन करनी है, जैसे कि ये कि भाई आप भाग गए मगर आपके सिस्टम में नहीं लिखा कि आप भागे में, आप नहीं भागे मगर सिस्टम में लिखा हुआ है कि आप हुरूब है। इस तरह से करके 42 टाइप्स ऑफ केसेस थे, उसको कैटेगराइज किया गया। उसके बाद फिर डेटा एंट्री शुरू हुई, हम लोगों ने जॉब कैंपेन्स वो लगाए, कैंप्स लगाए। याद होगा अगर आपको, पाकिस्तानी स्कूल में ही हमने जॉब कैंप लगाया था। हमारे चैम्बर के जो माजिन बतर जी थे वो साथ मेरे गए। माजिन बतर जी को मैं जगह जगह लेकर गई कि भाई इनको यकीन दिलाओ कि जो बादशाह ने कहा है वो हम कर देंगे। 3 महीने गुजरे, तो 3 महीने का ऑर्डर था वो, 3 महीने गुजरे तो ऑब्वियसली 3 महीने में पूरा काम तो नहीं हुआ, मगर उन्हें प्रोग्रेस पता चल गई। तो बादशाह ने हमें 3 महीने का और टाइम दिया। अब वो हर अखबार में लीडिंग में आ रहा है कि नौशीन जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, नौशीन, अब नौशीन का दूर दूर तक कोई काम नहीं है जद्दा चैम्बर, मगर वो प्रोग्राम जद्दा चैम्बर का था। मतलब आप रिप्रेजेंट तो जद्दा चैम्बर ही कर रहे थे। रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, भाई वो तो पुलिस डिपार्टमेंट और जवाजात डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस और ये सारे हमारे साथ, हम जो कह दें वो हो जाए। उसके बाद जो है वो तकरीबन हम लोगों ने 7,22,000 केसेस जो थे वो सॉल्व किए थे। उसमें लोगों को नौकरियां मिली, मल्टीपल नेशनैलिटीज, उसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा थे, मगर ये 7 नेशनैलिटीज थी। इथियोपिया भी, थोड़ा सा इथियोपिया भी था उसमें, जो भी लेबर क्लास थी। इसमें फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया और आपका वो भी था, नेपाल भी था, थोड़े बहुत वो भी थे। 7,22,000 केसेस थे जो हमने 6 महीने में सॉल्व किए थे। उसके बाद फिर वो लेबर वो जो जवाजात में वो जो कैंप्स बने थे और वो इधर बना था मक्का रोड पे, और ये सारी चीज़ें हम लोगों की मीटिंग के बाद बनी थी। और पाकिस्तानी कैंप्स में हम लोगों ने वो सारे एसी वाले कैंप लगा के वहाँ पर पानी रखवाया और फिर लोगों ने मदद शुरू की। फिर जब एक जगह बन गई तो फिर तो लोगों ने मदद शुरू की। तो वो पूरा केस 6 महीने में वो पूरा केस सॉल्व हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली, बहुत सारे लोग अपने वतन पहुंचे। और वर्स्ट केसेस आप लोगों को किसी को भी नहीं पता कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आईसीयू में डेथ बेड्स पे थे, मगर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो वो अपने मुल्क नहीं जा रहे थे, और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि हमें अपने मुल्क में मरना है, उनकी कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं थी कि हमें भेज दो। तो उनको हमने, और वो लोग शहरों के तो होते नहीं थे, वो शहरों से आगे किसी गांव के होते थे, तो उनको हमने नर्सों के साथ बाकायदा जहाज़ों में मतलब उनको भिजवाया, और नर्सेज उनके घरों तक, उनके गाँव तक छोड़ के आई। और ऑब्वियसली वो मतलब बिल्कुल क्रिटिकल केसेस थे, उनका बचना इतना वो नहीं था, वो वैसे भी वेंटिलेटर्स पे थे, मगर उनकी ख्वाहिशें ये थी कि हम अपने घर वालों के बीच में मर जाएं। तो यहाँ तक कि ये तो किसी को पता ही, सऊदी अरब की बहुत अच्छी बातें जो किसी को नहीं पता, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो नहीं बताता लोगों को कि हम क्या करते हैं, खामोशी से हम लोग करते हैं। तो ये सारा हमने किया। उसके बाद भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, माशाल्लाह शेख सालेह कामिल जो थे वो हमारे बोर्ड हेड ऑफ द बोर्ड थे, चेयरमैन, उनके सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे पहले हम नाइब के साथ, माजिन बतर जी साहब के साथ काम करते थे। तो उस दिन सालेह हमारे जो सालेह कामिल, हम लोग तो उन्हें चचा सालेह कामिल कहते हैं, आम सालेह कामिल, तो वो उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें एक सीजी ने आके सबका शुक्रिया अदा किया, और ख़ास तौर पे नौशीन का शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने कहा भाई ये नौशीन कौन है जो हर आदमी जो है वो आके इसका शुक्रिया अदा कर रहा है। अच्छा, हमने एक वो वीडियो भी बनी हुई थी, वो हना ने बनाई थी सारी, वो जो वीडियो दिखानी थी कि कहाँ से काम शुरू किया और कैसे। उस ज़माने में तो ये इतने वीडियो मेकर्स और ये सब लोग नहीं थे, तो वो उसका उस वक्त का काम था कि उसने पूरी वीडियो बनाई। 2012-2013 की शायद, 13 की, बिल्कुल जी 13 की। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद फिर शेख सालेह कामिल ने बुलाया कि भाई हमें भी शुक्रिया अदा करना है। तो वो ये समझ रहे थे कि मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने कहा बस आपसे मुलाकात हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, अब इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि हमें इस मौके पे मिले, मगर हम तो कहने लगे ये क्या हुआ, तो तुम काम नहीं करती हो यहाँ? तो मैंने कहा नहीं अमसाल है, मैं तो काम नहीं करती यहाँ पे, मेरा तो अपना स्कूल है, मैं तो बस इस प्रोजेक्ट के लिए आई थी। कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जा नहीं सकती हो। तो मैंने कहा कि सर मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैं तो बिजनेस वुमन हूँ, अपना स्कूल चला रही हूँ।
तो अच्छा, हमजा के जब मैं वो बात कट गई कि उससे पहले मैं समझती थी कि स्कूल नहीं चलेगा, मगर जब हमजा के इलाज के सिलसिले में हम बाहर थे तो वो तो चल रहा था। तो मैं कहा अच्छा ये बड़ा शैतान है, इसने मुझे ये धोखा दिया हुआ था कि मेरे बगैर नहीं चलेगा, और मैं वहां ये चल रहा है, तो अब मैंने नहीं रुकना इसमें क्योंकि ये तो चलेगा। सही। तो फिर वो एक सेटअप बना दिया, एक सेटअप बना दिया। अच्छा, दूसरे एक, जैसे अब मैंने बताया ना कि लोग समझते हैं आप सऊदी हो गए तो आपने बड़ा तीर मार लिया। हमारा स्कूल है बहुत ही सैचुरेटेड सऊदी पॉपुलेशन में, तो वो सारे बड़े कंजर्वेटिव सऊदीज हैं। तो मुझे तो औरतें जो है ना वो मुंह पे आके कह जाती थी कि तुम तो मुतजन्निस हो, तुमने स्कूल कैसे खोल लिया। अच्छा, इतनी ज्यादा, क्योंकि जाहिल तबके में डिस्क्रिमिनेशन होती है, पढ़े लिखों में नहीं होती है। जो जाहिल लोग होते हैं उनमें थोड़ी सी वो जहालत की वजह से होती है। तो वो सब गांव की औरतें होती थी, तो वो आके जो है ना किसी को नौकरी नहीं मिली तो वो उसने गुस्सा उतार दिया कि जी तुम हम तो सऊदी हैं तो हमें नौकरी नहीं मिल रही, तुमने स्कूल को। तो जब मैंने ये सिचुएशन देखी तो मैंने कहा यार मेरी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। तो मैंने फिर उन्हीं के जैसी एक प्रिंसिपल रखी वहां पे, और मैं बाहर फ्रंट एंड पे जो हाँ मैंने कहा अभी आपस में इनको झेलें, पैसा तो मेरे ही पास आना। तो फिर मैं बाहर आ गई। तो फिर वो जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने कहा कि जी आप तो जा ही नहीं सकती। तो मैंने कहा कि भाई हम तो शर्तों पे खेलेंगे फिर अगर ऐसी बात है तो हमें जो है वो ये नहीं करना, हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, हमें ये नहीं करना, हमने जो कहा उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आप। तो उस वक्त फिर हमने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट क्रिएट किया, सही, जहाँ पर जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिर इंटरनेशनल फर्दर, अब क्योंकि हमारे ताल्लुकात तो हो ही चुके थे सारी मुल्कों से। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए जो भी ट्रेड रिलेशंस होते हैं ना वो हाई प्रोफाइल कंट्रीज से नहीं होते, उनके तो सेट है। ऐसे ही जो ग्रोथ होती है ना वो हमेशा इन्हीं कंट्रीज से होती है जो एसएमईज में आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं। तो वो तो भाई इंडोनेशियन के ट्रेड आने लगे, डेलीगेशंस आने लगे, फिलीपींस के आने लगे, पाकिस्तान ने भी कोशिश की, मगर वो पाकिस्तान के तो अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की मगर आई एम सॉरी टू से क्योंकि ना क्वालिटी की चीज़ आती थी ना टाइम पे आती थी, तो लोग फिर उसको चेंज कर लेते थे। और पाकिस्तान से खुद भी बहुत सारी फैक्ट्रीज मूव हो गई थी बांग्लादेश, तो वो बांग्लादेश की बड़ी अच्छी हो गई ट्रेड। तो सब करते करते माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा सेटअप हो गया। उसके बाद 2016 में फिर से प्रॉब्लम्स शुरू हुई, मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई, उनका इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद हमज़ा की दोबारा से तबीयत ख़राब हुई, उसमें हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे। उसके बाद उसी बीच में हना को बहुत बुरी तरह से कैंसर डायग्नोस हो गया, वो हमारे सर पे पहाड़ टूट गया, हमें नहीं पता चला कि वो कैसे हो गया, क्या हो गया। कभी इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कभी उसको ले जा रहे हैं, कभी इस बच्चे के साथ, कभी उस बच्चे के साथ। वो एक 2016 का एक ऐसा साल था कि जिसमें फिर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर हना की बीमारी में लग गए क्योंकि उसे बड़ा सीवियरली अटैक हुआ था। हमजा को जो 4 साल में तकलीफ़ें हुई थी ना, उसे वो 3 महीने में वो सारी तकलीफ़ें हुई थी। तो वो उसका जो था ना बिल्कुल जिस वक्त डायग्नोस हुआ था उसी वक्त उन लोगों ने कह दिया था कि ये, मैं तो बल्कि क्योंकि हमजा को हम लोग इतनी मतलब कामयाबी से हम पलटे थे तो मेरा तो कॉन्फिडेंस, मैंने कहा हो जाएगा। आप लोग तो हमजा को भी कह रहे थे कि नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाई आपकी समझ नहीं आ रहा, ये सारे स्टेजेस गुजर चुके हैं, इस बच्ची के पास सिर्फ इतना वक्त है, अगर आपने कीमोथेरेपी कराई तो थोड़ा सा 2-4 महीने मगर बड़ा ही पैलिएटिव होगा। तो मगर हम तो मुसलमान हैं भाई, हमने कहा कि वो कैसा भी हो हम इलाज तो नहीं रोकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी बच्ची ने खुद कहा, हमने बच्ची ने खुद कहा कि कुछ भी होगा मैं इलाज कराऊंगी, क्या मालूम आखिरी कतरे में शिफा हो। बेशक। तो बस उसको लेकर गई, फिर अमेरिका लेकर गई। ये हालांकि उसका भी एक बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ। इतनी मैं कहती हूँ ये मुल्क तरक्की कर रहा है, इस मुल्क की तरक्की के बड़े अंदरूनी राज हैं जो सबको नहीं पता। हना की जो केस थी ना वो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिफ्यूज हो गई थी क्योंकि इलाज ही नहीं था ना। वहाँ के हॉस्पिटल्स ने लिख के भेज दिया कि भाई हमारे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप आ जाएं मगर कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्यों देगी आपको इलाज के लिए। तो आप यकीन करें कि जो वो थे ना दीवान मलिकी के जो हेड थे, जो गवर्नमेंट जो किंग ऑफिस के जो हेड होते हैं, उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझसे कहने लगे कि नौशीन तुम जो है ना वो अपनी ममता को ठंडा रखो और तुम अपनी बच्ची को लेके जाओ। और हना का तो पूरा इलाज रॉयल कमीशन पे फिर हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू नहीं हुआ, फिर रॉयल कमीशन पे हुआ कि ठीक है जो भी है आप लेके जाओ। तो फिर हना को लेकर गए
और वहाँ पर वो उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे थे, मतलब जो मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे थे। बस वो ज़िंदगी नहीं लिखी थी, तो वो जितनी थी वो 4-5 महीने हमने इलाज कराया वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप अभी ट्रैवल कर लें, क्योंकि अब जो इसकी कंडीशन होगी उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उस बच्ची ने फिर खुद फैसला किया कि मामा हम बेटर है कि हम आ जाएं, कम से कम मक्का मदीना हमारे करीब होगा और हम अपने फ्रेंड्स में रहेंगे, अपने घर वालों में रहेंगे, तो अब वापस चलते हैं, यही कीमोथेरेपी वहाँ भी होनी है, मैं वहाँ करा लूँगी। तो फिर हम वापस आ गए। उसके बाद फिर वो मुझे लगता है कि यकीनन हमज़ा ने कुछ जो है ना गफलत की, क्योंकि हम उधर बिज़ी थे, क्योंकि बाद में हमज़ा अपना खुद ही ख्याल रखता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मना थी। वो हमज़ा के लाइफ स्टाइल से लगता था कि जैसे वो बड़ा, मगर वो बड़ा ही कंट्रोल लाइफ गुजारता था। वो सीधा सो नहीं सकता था, अगर सीधा सोता था तो उसके लंग्स में पानी चला जाता था, तो उसे बैठ के सोना पड़ता था। वो खा नहीं सकता था, वो खाता था तो उसकी जो है ना बहुत तकलीफ़ होती थी, तो वो पहले बहुत सारी बर्फ़ खाता था, और वो बर्फ़ से जब उसकी खाने की नाली सुन्न हो जाती थी तो फिर वो खाना खाता था। तो ये बातें लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर था, वो नहीं चाहता था कि उसकी तकलीफ़ें किसी को पता चलें। और मैं भी हमेशा यही कहती थी कि तकलीफ़ें बताओगे, इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप, मैं तो आज इसलिए बैठी हूँ ना कि मेरी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई, अल्लाह ने जो लेना था ले लिया, जो देना था वो दे दिया, तो अब मैं बता सकती हूँ। मगर तकलीफ़ के वक्त मैंने कभी नहीं कहा कि फिर वो ये होता है कि आप जैसे रोना वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। तो हमने तो मतलब विश लिस्ट पे भी काम किया। हमने तो विश लिस्ट बनाई हुई थी, बच्चे जो कहते थे कि अब ये करना है, ये खाना है, ये करना है, तो हमने वो सारे, मेरी छोटी बेटी ने, मैंने उसको बता दिया था कि बेटा आपकी बहन के पास टाइम नहीं है, उसने स्कूल छोड़ दिया उस साल। मेरे बच्चों का एक साल का स्कूल स्किप हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया था कि हमारी एक बच्ची के पास टाइम नहीं है, तो क्या करना है ऐसी पढ़ाई का। तो मैंने कहा ये क्वालिटी टाइम है, इसके साथ टाइम गुजारो, पढ़ाई वढ़ाई तो जिंदगी अल्लाह ने दी तो सब हो जाएगा। तो तीनों जो छोटे तीनों बच्चे, उनका एक साल मेरा ज़ाया हुआ, क्योंकि हम सब जो थे ना वो अपनी बेटी में लग गए थे। फिर वो अल्लाह ताला का वही, जैसे डॉक्टरों ने, हमने तो उनकी बात पे यकीन नहीं किया था, मगर हुआ यही कि वो एग्जैक्टली 9 महीने के बाद हना की डेथ हो गई। और हमज़ा ने गफलत की ना इसमें, तो हमज़ा, मेरे ख्याल से जो मुझे रीज़न समझ आता है कि हमज़ा ने भी गिव अप कर दिया, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि हना नहीं बचेगी। हमज़ा बहुत बहुत एनर्जेटिक था कि नहीं हना तुम ये, और दोनों मिलके बड़ा काम कर रहे थे कि हम दोनों मिलके फाइट करेंगे और ये करेंगे। मगर जब उसको बिल्कुल फाइनली ये पता चल गया ना, तो उसने अपना भी ख्याल रखना छोड़ दिया। और मैं तो इतनी उसमें थी ना कि पकड़ रही हूँ हमज़ा को, दवा खिला रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। वो बच्चा कोलैप्स हो गया, उसके लंग्स पे जो है ना 2 वजह से पानी चला गया। उसकी कैंसर में डेथ नहीं हुई, कैंसर से तो वो फ्री हो गया था 4 साल पहले ही। उसकी हुई थी कि उसके लंग्स में पानी भर गया था, और डॉक्टर्स समझ नहीं पाए थे। वो कैंसर और हार्ट में लगे रहे, उन्होंने ये नहीं देखा कि तीसरी भी कोई रीज़न हो सकता है। तो वो बच्चा जो था ना वो गिव अप कर गया, उसने सीधा सोना शुरू कर दिया। अब मैं कितनी दफ़ा आऊँ और कितनी दफ़ा उसको उठा के तकिए रखूँ, तो उसने खुद ही गिव अप कर दिया। तो वो बच्चा जो था ना, बस वो उसने दवा भी खानी कम कर दी। और उसके इंतकाल से 1 रात पहले की बात है कि मैंने उसको कहा कि हमज़ा तुम ऐसे मुझे बहुत तंग कर रहे हो, ये बुरी बात है बेटा आपको। तो कहने लगा मामा मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो कहता है हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और 3 ओपन हार्ट हो चुकी थी उसकी। तो कहता था अब मुझे नहीं करवानी सर्जरी। तो मैंने उसको 1 रात पहले ही कहा था कि बेटा अगर आपकी मर्जी नहीं होगी ना तो आपको एक सुई भी नहीं लगेगी, ऐसा ही मैंने ये कहा था। और आप यकीन करो कि दूसरे दिन उस बच्चे को एक सुई भी नहीं लगी, वो बगैर किसी इंजेक्शन के इस दुनिया से चला गया। यानी कि वो लोग बचा भी नहीं पाए उसको। तो वो उसका इंतकाल हुआ, उसके बाद वो हना का इंतकाल हुआ, और उसके बाद जो है ना वो मेरा तो अपना ये मतलब अल्लाह ताला पे इतना भरोसा है कि हमज़ा के इंतकाल के 5वें दिन मैं जो थी ऑफ़िस चली गई थी, इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट या मकतब अल-अमल जो है 5 दिन की छुट्टी देता है अगर कोई बहुत करीबी आपका रिश्तेदार इंतकाल हो गया। और उसके बाद जो है वो, तो मैं चली गई थी ऑफ़िस। तो ऑफ़िस वाले बड़े बेचारे परेशान हो गए मेरे आने से, और बड़ा उन लोगों ने हलचल हो गई कि क्योंकि हमज़ा का तो नाम बहुत चला गया था ना ट्रेंड पे, यहाँ तो बाहर तो जो है वो जगह नहीं होती थी, इतने लोग होते थे। उसके बाद फिर वो हना में बहुत बिजी हो गए, तो हमज़ा चले गए, अब्बू चले गए, तो थोड़ा सा काम कम हो गया, तो फिर हना में लगे। मगर वो भी नहीं, उसकी भी अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखी थी, वो बच्ची भी चली गई।
तो फिर 2017 की बात है कि मैं अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही थी, तो मेरे पास एक फ़ाइल आई कि भाई वो बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं, तो इनकी जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो आप कर दें, प्रोटोकॉल्स और ये वो। तो हम लोगों को हमारा जो यहाँ की जो गवर्नेट है वहाँ पे लेटर लिखना होता है कि भाई हमारे पास VVIP आ रहे हैं, तो पुलिस भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। तो उस वक्त पता चला कि भाई कोई मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट जो है एग्जिस्टेंस में आ गई है, और उसके मिनिस्टर जो हैं वो हमें विजिट कर रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए विजिट कर रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही एंटरटेनमेंट करवाता था। ऐसे ही सारे इवेंट्स जो थे वो हमारे उसमें होते थे, फिफ्थ फ्लोर जिसमें इंटर्नशिप की थी मैंने। जी बिल्कुल। तो वो सारे वो था ना प्रॉपर्टी, सॉरी वो तो एक्टिविटी हब था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो मिनिस्ट्री बन गई है और अब वो जो है क्या कहते हैं उसके मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, तो आप अरेंज कर दें। तो खैर हमने अरेंज किया। उसके बाद जो है वो उन्होंने उसी मीटिंग में हमारे जो चीफ थे उनसे कहा कि भाई हम आज यहाँ से जो है ना वो एक शख्स को यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंटरटेनमेंट अथॉरिटी नहीं चलेगी अगर मैडम नौशीन हमारे साथ नहीं गई। सही। तो मैंने अपने जो हमारे जो चीफ थे, मैंने कहा आपने तो मुझे एक दफ़ा नहीं कहा कि नहीं हमें ज़रूरत है इसकी। आपने कहा, कहने लगे तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। सही। और मैं चाहता हूँ कि तुम नई जगह पे जाके काम करो, क्योंकि यहाँ का जो अब माहौल हो गया ना वो होता ही था, सैचुरेटेड हो गया था। होता ये था कि मैं तो नॉर्मल रहती थी, मगर लोग मुझे देख के डर जाते थे कि ये वो औरत है जिसके 2 जवान बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो हर इंसान लरस जाता था, जिसकी औलाद है वो भी और जिसकी औलाद नहीं है वो भी। ये ऐसा दुख है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसकी औलाद होती है ना वो अपनी औलाद देख के डर जाते हो, जिसकी नहीं होती वो भी बेचारे को उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि हमारी औलाद नहीं है। तो वो यहाँ से हमारा एंटरटेनमेंट का सफ़र शुरू हुआ कि हमने नहीं अप्लाई किया था, मगर हमारा नाम जो था वो काफ़ी जगह पे वो था। और क्योंकि चैम्बर से ये चीज़ जाने वाली थी तो उन्हें लोग भी चाहिए थे। सही। तो फिर उन्होंने मेरा फर्स्ट या सेकंड एम्प्लॉयमेंट नंबर है वहाँ पे जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी में। तो बस फिर वो वहाँ से फिर जनरल एंटरटेनमेंट का शुरू हो गया। वो अभी तक कायम है। अभी 4 तारीख को हमें अवार्ड मिला है जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तरफ से, और बड़ा अच्छा सफ़र चल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट है, हंसते खेलते काम हो जाता है, वरना काम करने के बाद इंसान थकता है। हम यहाँ काम करने के बाद एंजॉय करते हैं कि भाई इवेंट को पूरा सेटअप किया, फिर इवेंट को एंजॉय किया। तो अल्लाह का शुक्र है अभी फर्स्ट क्लास जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें ये किया है मैंने कि अपनी एक और स्पेशलिटी इसमें भी क्रिएट कर दी है, और वो जो है वो कम्युनिटी इवेंट्स की है। तो अब कम्युनिटी इवेंट सऊदी अरब में जब भी होते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि भाई मैडम नौशीन से बात कर लो, क्योंकि सऊदी जो हमारे जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि हमारे पास काम बहुत है और हमारे पास बजट भी बहुत बड़ा होता है और हमारे पास नो लिमिट्स, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया जो है ना वो अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करती है कि मतलब इटली का सबसे अच्छा सर्कस ले आओ, अमेरिका से सबसे अच्छा ये ले आओ, लंदन से सबसे। तो जो पूरी जो टीम है ना वो उसमें लगी रहती है। तो वो जो हमारे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ है ना उनकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं जाती। जबकि मेरा कहना ये है कि उनकी इतनी हायर नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ रह रही है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए एंटरटेनमेंट करें जी। तो वो अच्छा, फिर उसके बाद विजन 2030 आया, तो उसमें भी फिर ये मर्ज, कल्चर मर्ज और ये कम्युनिटीज़ और ये सब इसमें भी विजन में भी आ गया। तो वो एक तरह से बेस बनता चला गया। तो अब जो है वो मैं जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी में कम्युनिटी इवेंट्स को जो है वो सबको मैं वैसे और जगह भी काम करती हूँ, मगर ये मेरी स्पेशलिटी है। तो हर सीजन में वो मुझे एक पूरा जोन दे देते हैं। उस जोन में हम जो है ना वो 2-2.5 महीने डिफरेंट कल्चर प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। जद्दा में भी आपने देखा होगा, जद्दा सीजन में हुआ, 5 कंट्रीज यहाँ पे करवाई थी। फिर रियाद सीजन गए तो वहाँ 7 कंट्रीज करवाई, और वहाँ पर तो बड़ा हमने रिकॉर्ड्स बनाए। यहाँ पे भी बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स बने थे, वहाँ पे उससे ज्यादा बने। तो बस ये करते करते अब आज बैठे हैं आपके सामने। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा मैम, अगर कोई इवेंट करना चाहे यहाँ पे किसी भी किस्म का, चाहे वो कॉन्सर्ट हो गया या चाहे मीट एंड ग्रीट हो गया या कुछ भी, जैसे भी जो इवेंट होते हैं कम्युनिटी इवेंट जिसे कहते हैं,
तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, आप उसमें क्या हेल्प कर सकती हैं, लोग आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि सऊदी अरब में जो भी इवेंट्स होते हैं ना, वो क्वालिटी कंट्रोल पे होते हैं, तो उनका बजट इतना ज़्यादा होता है कि फाइनेंशियली आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। सही, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि जी 15,000 लोग थे वहाँ पे और ये था और वो था, वो सिर्फ दिखने में नज़र आता है, मगर उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। क्योंकि हम अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के बगैर काम नहीं करते। कि जैसे स्टेज बना, अब स्टेज पे हमारा एक कंसल्टेंट कंपनी है जो अमेरिका से, वो उसको चेक करती है। तो आप सोचिए उस स्टेज पे कितना पैसा लगेगा। तो जो हमारी कम्युनिटीज़ है ना, वो इतने, अब जैसे सऊदी है ना, वो तो 2,500 रियाल का टिकट खरीदते हैं। जो हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें 2,500 का, 1,500 का तो आखिरी टिकट होता है, 5-5 हज़ार के भी टिकट होते हैं, तो उसमें तो वो कवर कर जाते हैं। मगर अब हमारी कम्युनिटीज तो 35 रियाल, 50 रियाल, इससे ज्यादा तो कुछ बेचारे दे नहीं पाते। तो उसमें एटलीस्ट 70% मैं गवर्नमेंट से बजट लेती हूँ। सही। टिकट का अब तो मैंने फ्री जोन कर दिया है, इसलिए कि वो 30% भी लेके मैं क्या करूं। सही। तो मैं कहती हूँ भाई मुझे बजट दे दो, मैं फ्री जोन कर दूंगी। सही। तो इस तरह क्या होता है कि मेरे पीछे लोग अगर ये सोचते हैं कि जी नौशीन ये काम करा रही है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनको ये क्लियर कर दें कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसमें मेरा पर्सनल या कोई फाइनेंशियल कोई फायदा नहीं होता, मैं उसी सैलरी पे काम कर रही होती हूँ जो सैलरी मिलती है महीने के आखिर में। मगर मेरे KPIs डिफरेंट हैं। मेरे KPIs फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं हैं। मेरे KPIs हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बेहतर करना। मेरे KPIs हैं जो हमारी कॉर्पोरेट सर्विसेज होती हैं, सोशल सर्विसेज, उनको बेहतर करना। मेरे KPIs हैं कि नंबर ऑफ अटेंडीज ओवरऑल सीजन में बढ़ा देना, कि मतलब आप फ्री जोन हुआ ना तो नंबर ऑफ अटेंडीज ज्यादा हो गए। अब 2 मिलियन होने थे, फ्री जोन की वजह से 4 मिलियन यहाँ हो गए, तो वो टोटल मिलके तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारा नाम आ जाता है कि भाई रियाद सीजन हुआ था उसमें 13 मिलियन लोग आए। सही। अब 13 मिलियन में से 6 मिलियन वो होते हैं जो हमारे फ्री जोन के होते हैं। सही। तो हमारे KPIs डिफरेंट है। तो जिन लोगों को इतनी लैंग्वेज समझ आ जाए तो वो फिर समझ जाएंगे कि सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट बिजनेस जो है वो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। चाहे वो 15-15 हज़ार हम पाकिस्तानी इवेंट्स कराते हैं ना, 15,000 लोग भी आ जाते हैं, मगर फिर भी वो फायदेमंद नहीं होता, फाइनेंशियली फायदेमंद नहीं होता। उसका आउटकम क्या है, मतलब फिर अगर फायदेमंद नहीं है वो एज अ फाइनेंशियल? भाई सऊदी गवर्नमेंट तो फिलहाल अपनी पिछले, क्योंकि हमारी तो 70-75 साल से एंटरटेनमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, मगर बजट हर साल निकलता था उसका। और ये इस मुल्क इतना साफ सुथरा ये मुल्क है कि वो बजट कहीं और जाता नहीं था। तो हमारे पास तो मिलियंस एंड मिलियंस में 70 साल का पैसा पड़ा हुआ है, तो हम वो तो खर्च कर रहे हैं ना हम। मगर अब कोई बिजनेस के तौर पे करना चाहे तो उसे फायदा नहीं होगा। सही। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इस बिजनेस में आए। अगर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी बायर जो है ना सबसे बड़ी वो गवर्नमेंट है। सही। सऊदी अरब में सबसे बड़ी गवर्नमेंट बायर है, ठीक है, कोई नहीं खरीदता सिवाय गवर्नमेंट के। तो अगर गवर्नमेंट आपको उसके पैसे दे रही है, सॉरी, एनीथिंग, इवेंट, एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्शन जो होती है सऊदी अरब में सबसे बड़ा बायर गवर्नमेंट खुद होती है। ओके। पेट्रोल है कौन खरीद रहा है, गवर्नमेंट खरीदती है। ठीक है, ठीक है। फूड वगैरह का जो भी कुछ होता है वो गवर्नमेंट खरीदती है। तो हमारी अपनी गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी बायर होती है। okay. उसके बाद वो सब्सिडाइज करती है, फिर वो मार्केट में आता है। सही। तो आप जो पेप्सी, अभी तो पेप्सी 3 रियाल की हो गई ना, बड़े अरसे तक वो 1 रियाल की थी, तो वो 2 रियाल गवर्नमेंट पे करती है। okay. और जो रोटी हम 1 रियाल की अभी तक खा रहे हैं ना, वो 1 रियाल की नहीं है। वो अगर उसकी गवर्नमेंट उसे 3 रियाल नहीं पे करे तो वो 4 रियाल का पैकेट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सब्सिडाइज गवर्नमेंट खरीदती है, फिर उसे सब्सिडाइज करती है, फिर मार्केट में देती है। तो हमारे इवेंट्स भी ऐसे ही हैं कि इवेंट्स में अगर 35 रियाल और 50 रियाल का टिकट है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो स्पॉन्सर जो है ना, वो कई लोग बर्बाद हुए इसमें। ओके। कई लोग बर्बाद हुए। तो मतलब अगर गवर्नमेंट आपको बजट दे रही है, जैसे मैं बजट लेती हूँ, तो मैं बजट लेके अपनी जेब में नहीं रखती, फिर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ती हूँ, उनको पैसा देती हूँ, उनसे कहती हूँ भाई इवेंट मैनेज कर दो। सही। तो आखिरी में तो वो पैसा प्राइवेट सेक्टर पे ही चला जाता है। ये भी हमारा एक KPI है कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्यों नहीं हम कॉन्सुलेट से डायरेक्ट इवेंट्स कर लेते, क्यों नहीं हम मिनिस्ट्रीज के साथ डायरेक्ट इवेंट, क्यों हम प्राइवेट सेक्टर को लाते हैं, क्यों हम कहते हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजर का होना जरूरी है, क्योंकि वी वांट टू सपोर्ट दैट सेक्टर, कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। सही। तो हम किसी के साथ डायरेक्ट इवेंट नहीं करते, इवन मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री। सही। अब अगर कल्चर मिनिस्ट्री को कुछ करवाना है ना,
तो उसे भी एक बीच में ऑर्गेनाइजर डालना पड़ेगा। और वो ऑर्गेनाइजर हमसे लाइसेंस लेगा, फिर हम उसे लाइसेंस देंगे, फिर वो करेगा। तो मेरा तो बजट होता है। अब जैसे मैंने कहा कि जी मुझे कम्युनिटी इवेंट कराना है जिद्दा में, 1 महीने का इवेंट है, मुझे 30 मिलियन रियाल दे दें आप। ठीक है, उन्होंने मुझे 30 मिलियन रियाल दिए। मैंने प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाया, मैंने कहा कि भाई ये मेरा बजट है, इसमें बताओ तुम क्या क्या दोगे। वो बिडिंग हुई, उसमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगा मैंने उसको दे दिया, उसने जो है वो काम कर दिया। तो ये प्रोसीजर होता है। अब लोग एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं कि जी वो फला आया था, फला ने जो है ना वो कर दिया, इतना ये हो गया इतना। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स मीट एंड ग्रीट के कराए में, मगर वो सारे इवेंट्स भी नॉन प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं है। जो स्पॉन्सरशिप मिली वो हमने आर्टिस्ट को दे दी। बाज़ दफा आर्टिस्ट बेचारे उम्रे के लिए भी आ जाते हैं। अब जो हमारे जितने भी यूट्यूबर्स आए थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए थे, सब आ गए थे, मगर वो उम्रे की अट्रैक्शन थी ज्यादा। उनके हमने उम्रे का इंतजाम कर दिया था, तो उन्होंने कहा बस ठीक है आप हमारा उम्रा कर दें। अगर नहीं भी होते, क्यों कोई टिकट ही नहीं खरीदता। सब लोगों जो सब कहते हैं हम तो मैडम को जानते हैं, हम बगैर टिकट के जाएंगे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, टिकट की जो बात कर रही है, मैंने ये देखा डिफरेंट इवेंट्स में। सबसे पहला इवेंट हुआ था अबरारुल हक का जी, ठीक है। अबरारुल हक वाले कॉन्सर्ट में टिकट की प्राइस जो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों का एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मैं भी बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, MBA किया हुआ है, तो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों का एनालाइज करता हूँ। और कहीं पे मुझे ऐसा फील होता है और दिखता है कि कहीं कुछ कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो ऐसे नहीं होने चाहिए थे। अगर इसको ऐसे करते तो शायद ही प्रॉफिटेबल होता, या जितने लोग अभी दिख रहे हैं इससे ज़्यादा होते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अबरारुल हक का कॉन्सर्ट हुआ था, उसके अंदर टिकट जो अनाउंस हुआ था वो 300 रियाल का हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद होते 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 आखिरी दिन पे सारे टिकट फ्री हो गए थे। 50 रियाल का हुआ और उसके बाद 50 रियाल का हुआ और उसके बाद वो टिकट फ्री कैसे, और फ्री होते ही वो भर गया। ऐसा ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग सब आसपास जमा हुए हुए थे, मगर अंदर नहीं आ रहे थे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी जब इवेंट अनाउंस होता है तो उसकी जो टिकट्स प्राइस स्टार्ट होती है वो कम से होती है, ठीक है। जैसे फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला का अर्ली बर्ड तकरीबन 6 महीने पहले से टिकट बिकना शुरू हो जाता है। तो वो अर्ली बर्ड जो होता है वो 50% डिस्काउंट पे होता है। फिर आहिस्ता 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 करके जब सीट्स भरने शुरू हो जाती हैं, फिर प्राइस हाई पे चली जाती है। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारे यहाँ उल्टा, ठीक है। जैसे यूट्यूबर्स इवेंट हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी टिकट मेरे ख्याल से कितना 300 रियाल का अनाउंस हुआ था VIP, फिर उसके बाद वो 250 का हुआ, फिर उसके बाद वो 100 का हुआ, फिर उसके बाद वो 75 का हुआ, फिर उसके बाद वैसे भी लोग आना शुरू हो गए। तो अगर हम इसको अदर वे अराउंड शुरू करें, वेरी गुड सजेशन, बहुत अच्छा। अगर अदर वे मैं तो इसलिए फ्री जोन कर देती हूँ ना जी, मैं तो टिकट का तो फिर अगर फ्री जोन ही करना है तो फिर व्हाई नॉट फ्रॉम द डे वन कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करें, जैसे ये आर्ट बिनाले लगा है ओल्ड एयरपोर्ट। हाँ, ये हम लोगों के ही है, ये सारे भी इवेंट्स हमारे। तो जो हमारे सीजनल इवेंट्स होते हैं, जैसे जद्दा सीजन का था वो शुरू से फ्री था जी, या जैसे रियाद सीजन हुआ है वो भी शुरू से फ्री था। ये तो जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजर आके करता है तो वो टिकट लगाता है, सही, और फिर वो कहता है कि जी मुझे 300 चाहिए, तो फिर उसके लिए प्रॉफिटेबल होता है वो चीज? नहीं, सब आज तक तो मैंने नहीं देखा किसी को भी प्रॉफिट में जाते हुए। हाँ, ये सऊदी इवेंट्स होते हैं क्योंकि भाई वो उनकी पावर परचेज है, सऊदी वो देते हैं। सऊदी टिकट जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम VIP वाला टिकट लेंगे, कि हमें ट्रीटमेंट उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, हमें सेटअप उसके हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे आप ये कह लें कि जो यूट्यूबर्स इवेंट लास्ट हुआ था उसके अंदर कितने 5 यूट्यूबर्स थे, और अगर देखा जाए तो स्टेज पे जो वर्थ बैठी हुई थी, अगर पब्लिक वर्थ देखें तो इट वाज अबव, आप ये कह लें कि 10 मिलियन। बिल्कुल, ठीक है ना, यानी जितने अगर उनके accumulative सब्सक्राइबर देखें, स्टेज पे ही कहा कि भाई इतना इसमें तो 5 इवेंट हो जाते जितने लोग हमने एक जगह, मैंने ये बात कही है कि 4 इवेंट कर सकते थे। बिल्कुल। तो मैंने जो पर्सनली चीज देखी वो उस हिसाब का वो नहीं था, मतलब सेटअप कह लें आप उसको, कि उस हिसाब का सेटअप नहीं था। हाँ, क्योंकि जैसे आप यानी अगर इस लेवल के लोगों को बुला रहे हैं, एक साथ बुला रहे हैं और 10 मिलियन के वर्थ लोगों को बुला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन उनको उस हिसाब का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। नहीं, वो उनका जो था वो इवेंट का कोई प्रोग्राम ही नहीं था उनका, तो उम्रे वगैरह का प्रोग्राम था, ठीक है। तो वो एक मीट एंड ग्रीट हो गया था। ओके, और वो मीट एंड ग्रीट भी ये एक, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर इवेंट नहीं था वो। नो, इट वाज नॉट। ये असल में मैंने जो है वो एक सेंटर खोला है, उसका नाम है नौशीन आर्ट एंड कल्चर सेंटर। सही।
तो वो आर्ट एंड कल्चर सेंटर वो खोला ही इसीलिए कि जिन लोगों को छोटी मोटी कोई चीज़ करानी हो तो बेचारे परेशान होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजर के पास जाते हैं तो वो उनसे पैसे मांगते हैं तो और खा भी जाते हैं। तो हमारा ये छोटा सा सेंटर है, इसमें हम कोई फीस वीस नहीं लेते। कोई भी जो होता है ना वो जैसे मैंने अतीका उर्दू को बुलाया, वो मेरी दोस्त हैं, आई थी विजिट पे, तो हमने कहा चलो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मौका मिल जाएगा, तो उनको बुला लिया वहाँ पे। डब्ल्यू होटल हमारा बड़ा साथ देता है। अच्छा, डब्ल्यू होटल की भी ये रिकॉर्ड हो रहा है? जी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, डब्ल्यू होटल का भी ये कि तकरीबन 1 साल पहले तकरीबन मुझे उन्होंने बुलाया और मुझसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप मार्केटिंग हमारी करें, क्योंकि हमारा होटल 2 साल से तैयार है और चल नहीं रहा है। तो अनीस भाई बड़े अच्छे आदमी हैं जो वहाँ के डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा अनीस भाई मुझे तो मतलब ये नहीं पता कि मैं कोई आपको लिख के तो नहीं दे सकती कि मैं ये मगर चलें आपने अगर रिक्वेस्ट की है तो हम शुरू करते हैं। तो बस वो फिर मैंने वहाँ जाना शुरू किया, जो भी मेरी छोटी मोटी जो भी कुछ होता था मैंने वहीं करना शुरू किया। तो वो माशाल्लाह अब तो वो इतना चल रहा है कि वो अब हमें भी टाइम नहीं देते। हर जगह हर उसमें वही नजर आ रहा है। बिल्कुल। और पूरा सऊदी अरब बात कर रहा है, जद्दा पूरा बात कर रहा है कि डब्ल्यू होटल कहाँ है। मुझे तो बल्कि मेरे 1-2 दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी पार्टनरशिप है उसमें। मैंने कहा बस ऐसे ही समझ लो भाई, पता नहीं पैसा कब मिलेगा मगर है पार्टनरशिप। और वो लोग भी कहते हैं कि तो आपका ही होटल है। चलो भाई ठीक है, कॉन्टेक्ट्स की पार्टनरशिप है। तो फिर आगे हम फ्यूचर में इस टाइप के कोई इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर स्पॉन्सरशिप्स हो, अगर स्पॉन्सरशिप्स हैं उसमें आप बेसिक उसका जो खर्चा है, अगर वो स्पॉन्सर, मेरे ख्याल से तो कंपनियों को आगे आना चाहिए, एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस आ जाना चाहिए, CSR के तौर पे आ जाना चाहिए। यार आप एक एक कंपनी में बाज़ दफ़ा 2-2, 2,500 हज़ार 20-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साल में एक तो एंटरटेनमेंट कर दो भाई। ऐसे ही तो मेरे ख्याल से अगर कोई इस चीज़ पे काम करे कि स्पॉन्सरशिप्स पे काम करे तो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं। मगर अगर कोई ये सोचे कि जी मैं 2 लाख लगा दूं और मुझे 5 लाख एक रात में मिल जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन फिर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं होता? गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देगी, गवर्नमेंट आपसे कुछ मांगेगी नहीं, मगर जो फाइनेंशियली है वो तो हमें सिर्फ सीजन्स पे मिलता है, और सीजन्स पे हम खुद करवा देते हैं, उसमें हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। सही। तो अगर किसी को करवाना है तो उसे चाहिए कि वो स्पॉन्सरशिप्स पे करवा। तो मेरे ख्याल से जो बेहतरीन मॉडल है वो ये है कि भाई बड़ी कंपनियों को सामने आना चाहिए एज ए स्पॉन्सर। सही। और ना दें आप, ना स्पॉन्सरशिप ना दें आप, कम से कम जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टिकट्स ले लें, ना दें पैसे आप, मतलब आप टिकट्स उनके लिए ले लें, या मतलब ये कि आप स्पॉन्सर कर दें कोई चीज़, स्टेज स्पॉन्सर कर दें ये। मगर हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अब हमारे पास बजट नहीं है तो हम अपना क्वालिटी लो कर लें। खुदा ना, आपने देखा कि जिया के किसी भी इवेंट में आज तक कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कोई ऐसा सीवियर एक्सीडेंट नहीं हुआ, छोटा मोटा भी नहीं हुआ। हम लोगों के माशाल्लाह तबारकल्लाह, और जबकि हमारा मुल्क जो है ना बड़े बड़े रिकॉर्ड हमने बनाए, हमने विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट्स किए। दूसरे मुल्कों में तो एरिनाज होते हैं, ये होता है, हम तो बने हुए होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसमें इवेंट करते हैं, फिर उसको खुद ही डिसमेंटल, ये सारे काम हम खुद करते हैं विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें जो, इसीलिए हम लोगों का नाम बहुत दफ़ा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। मेरा अपना नाम शायद 2 या 3 दफ़ा आ चुका है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो ये हम लोगों ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, जिया ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाए। सही। अच्छा, मेरा एक जो मेन सवाल था वो नॉर्मली हर उसके बाद इवेंट, जो भी इवेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी नाइट हुई थी, अल्लाह भला करे आपका अबरारुल हक का कॉन्सर्ट हुआ था, और उसके बाद एक मेरे ख्याल से देसी रंग के नाम से एक इवेंट हुआ था। बहुत सारे इवेंट्स के बाद एक जो पूरे में एक वो फैलता है वो ये होता है कि मिस मैनेजमेंट थी। जी बिल्कुल। तो उसका क्या रीज़न है? लो बजट, क्योंकि आप क्राउड मैनेजमेंट पे पैसे ही नहीं खर्च कर रहे। तो जब आप क्राउड मैनेजमेंट पे पैसा नहीं खर्च करेंगे तो वो तो वो जो आपका ऑर्गेनाइजर है उसे लाना चाहिए ना। अब जैसे देखिए पाकिस्तानी जो इधर हुआ है मीर माजिद में, उसमें तो कभी मिस मैनेजमेंट का नाम नहीं आया, बिल्कुल ऐसे कोई नहीं आया। रियाद में इतने बड़े इवेंट्स हमने जो सवेदी पार्क करवाया, कोई मिस मैनेजमेंट का नाम नहीं आया। वो तो ये अब अबरारुल हक का भी प्राइवेट था, देसी रंग भी प्राइवेट था, उसके अलावा और कौन सा आप बता रहे हैं? ये दोनों प्राइवेट थे। पाकिस्तानी नाइट कौन सी वाली? पाकिस्तानी नाइट जो पहली हुई थी, जो फर्स्ट पाकिस्तानी जो उधर हुई थी अस्फान में हुई, उसमें उसकी जो मिस मैनेजमेंट थी वो बाय प्लान थी। ओके। कुछ अनासर थे जो
जो मेरे साथ काम करना चाह रहे थे, और जब मैंने उनको कहा कि वो समझ रहे थे कि इसमें कोई प्रॉफिट है, इसमें कोई मतलब वो है, तो मैंने उनको इसी तरह समझाया कि भाई इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है और आप ये ना समझिए कि मुझे कोई, तो वो उसमें थोड़े से एंटी हो गए थे। और उन्होंने प्लान करके कुछ बदनिज़ामियाँ की थी। लेकिन नहीं, उसमें तो यानी एक तरीके से ये कह लें कि मास में नजर आ रही थी कि जैसे तो वीआईपी में नॉर्मल लोग आके बैठ रहे हैं, और वो सारी चीजें जो वो उन्होंने बकायदा जो है ना प्लान करके थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की थी। बकायदा कुछ बड़े मतलब पोजीशन से मुराद ये कि जिसको कहते हैं ना कि वर्दी वाले लोग, मतलब ये कि जैसे कॉन्सुलेट में काम करते हैं, बकायदा उन्होंने चोर रस्तों से लोगों को अंदर घुसाया। मतलब वो खुद कॉन्सुलेट में काम करते हैं और उन्होंने लोगों को बताया कि फला जगह की दीवार थोड़ी सी कम है, कमजोर है, तो तुम उस तरफ से अंदर आ जाओ। या फला जगह का कि अब देखिए ना भाई इतना बड़ा एरिया है। अच्छा, अब वो हर चीज को तो कवर नहीं कर सकते। अच्छा, कवर के अलावा ये कि कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है नहीं वहां कि हम वो लगाएं, जेल की दीवारें लगाएं। भाई वो तो एक साइन है कि भाई यहाँ से यहाँ तक है, आप इंसान के बच्चे हो, आप अच्छे शहरी हो, आपको खुद अपने अंदर है ना। हाँ, अब आप अगर उसको ये कहो कि जी वो मजबूत नहीं थी तो हम कोई कैदियों से क्या इवेंट कर रहे थे कि जो हम मजबूत कर, वो तो एक जगह थी कि भाई इसको, अब वो फेंस ठीक है वो मजबूत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कैदियों का इवेंट नहीं था, वो सिर्फ एक लिमिट थी, एक जिसे कहते हैं कि पैरामीटर्स थे कि भाई ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इससे बाहर आपने करना था वो हमें। अब आप किसी को ये बता दो कि जी फला वाली जगह जो है ना वो थोड़ी सी खुली हुई है तो तुम लोग उधर से, तो उधर से आ गए तो आ गए। तो अब जब आपके अंदर के लोग देखें, एक मिसाल है ना कि छोटी सी भी कश्ती होती है ना वो समंदर में नहीं डूबती जब तक पानी उसके अंदर ना आ जाए। ऐसा ही है, बाहर के पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर तो पूरा समंदर है, वो नहीं डूबती। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जब पानी अंदर आता है ना तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। ऐसे ही है, तो अंदर के पानी से डूबते हैं, अंदर के लोग ही अंदर के लोग, अंदर का पानी जो होता है ना वो बिगाड़ता है। बाहर के लोग, बाहर का पानी, बाहर का कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैम, इन्हीं यही चीज़ जो आपने बताई कि बहुत सारे ऐसे बावर्दी लोग हैं जो ये कर सकते हैं, और मतलब जिनकी वजह से प्री प्लान्ड मिसमैनेजमेंट थी, तो कुछ ऐसी वो भी हैं, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ कोर्स, तंजीमें कह लें आप उसको, या कुछ वो कह लें, ठीक है, हाँ वही, मतलब मेरा भी काफी काम किए हैं, हाँ बिल्कुल, सॉरी, कि वो जो इलीगल तंजीमें हैं या जो तंजीमें हैं उनकी आपस में ही इतनी सियासतें चल रही हैं, बहुत ज्यादा सियासतें। और उस वाले इवेंट में तो ऊपर एक इवेंट हो रहा था, नीचे भी एक इवेंट हो रहा था। अच्छा, वो एक पाकबान करके कोई वो थी, उन्होंने उस जमाने में वो अच्छा काम कर रहे थे, मगर उन्होंने वहीं से एक मिसमैनेजमेंट शुरू की कि उन्होंने बगैर मुझे बताए एक नीचे भी अपना इवेंट कर रहे थे। अच्छा, तो फिर जब मैंने उनको मना किया तो वो फिर उस दिन से थोड़ा सा मुझसे नाराज हो गए, मगर कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, वो गलत को तो गलत कहेंगे, गलत तो गलत है, बिल्कुल वो नहीं है सही। तो वो ये काफी ये हो रहा था कि हाँ ये छोटी छोटी तंजीमें बनी हुई हैं, और ये पता नहीं कौन से वेले लोग हैं जिनको कोई काम ही नहीं है कि वो, मैं कहती हूँ भाई मैं जो काम कर रही हूँ ना उसकी मुझे बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है, आप यकीन करो मेरी बात का कि अगर मुझे तनख्वाह ना मिले ना मैंने कभी एंटरटेनमेंट नहीं करवाना, ये तो मेरी जॉब है। ये कैसे लोग हैं जो बगैर पैसे लिए, बगैर किसी उसके, ये कौन सा जज्बा है? मतलब ये आप ये कह लेना कि बिना पैसे मिले, बिना पैसों के आप किस बेस पे, यानी उसके अंदर लोग भी शामिल हो रहे हैं उन तंजीमों के अंदर, उसके यानी एक नहीं है, बहुत सारी हैं, और सारी मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर, और ये इसकी बुराई वो उसकी बुराई, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे जो है वो मेरे साथ ये होता है कि लोग मेरे साथ आते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि ना मेरी कोई तंजीम है, ना मेरा कोई ग्रुप है, ना मेरा भाई काम करना है, प्रोजेक्ट एक चल रहा है इसमें काम कीजिए, प्रोजेक्ट खत्म हुआ सब अपने अपने घर। और जितने लोगों से मैं मिलती हूँ ना, मेरे ख्याल से आप एक ही हैं जो घर में आए, मेरे घर कभी कोई नहीं आता, वो बस वही इवेंट में ही सबसे मुलाकातें होती हैं, वहीं बात होती है, वहीं पर इतना मौका ही नहीं मिलता कि हम घर में मिलें और बैठें। तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई घर हो या मैं किसी के घर जाऊं। कोई कितनी भी आपसे कहे ना कि नौशीन हमारी बहुत बड़ी दोस्त है, यकीन मत कीजिएगा। वो तो वही वाली बात है ना कि जब एक बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है तो हर कोई उसको खींचने के चक्कर में होता है कि ये आगे ना बढ़ जाए, लेकिन जब वो एक मकाम पे पहुंच जाता है तो फिर वो ये फखर समझते हैं, ये बताना कि यार ये हमारा क्लास फेलो था, ये हमारा कजन है दूर का, या ये तो हमारा दोस्त है, तो वो बहुत बताने में यानी ठीक है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि फिर उसमें फिर वो दूसरे को ये बताते हैं कि यार वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मुझे भी मतलब शुरू में नहीं अंदाजा था, मगर फिर बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे तो कहीं बैठने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब मैं
उठ के जाती हूँ तो वो आपस में पता नहीं कौन से वादे कर लेते हैं कि यार तुम उन्हें, हाँ भाई हम जानते हैं, प्लीज हमसे इनका ये काम करा दो। वो आपस में एक दूसरे से बयाना ले लेते हैं। तो मैं कहा यार अब तो मैं बैठूंगी। मैंने रेस्टोरेंट्स में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जाओ ना तो वो क्योंकि लाइसेंस हम होते हैं, हमारी साइन हुई हुई होती है उस पर, तो वो पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं मैडम आई हैं, जिया से आई हैं। मैंने रेस्टोरेंट्स में ही जाना छोड़ दिया। फिर वही वाली बात है ना कि आप चाहते ना चाहते आप उनको फेवर करना पड़ता है आपको कहीं ना कहीं। भाई मसला ये ना कि आप खाना कितना खा लेंगे। भाई एक फैमिली गई, बहुत खा लिया, 2000 का खा लिया, इससे ज्यादा क्या खाना खाएंगे आप। एक चार बंदों की फैमिली गई, 2-2,500, मगर जब वो फेवर मांगते हैं ना तो वो फिर वो इलीगल चीज होती है। सेम मैं आपको इसके ये वाली बात बताता हूँ कि ये जो खाने वाली और फेवर वाली बात है, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे अक्सर इवेंट इस पे वो आती है, इनविटेशन आता है कि आप हमारे रेस्टोरेंट आएँ, नया रेस्टोरेंट खुला है, आप हमारे रेस्टोरेंट आएँ, खाना खाएं। और फिर मेरा अगला सवाल उनसे ये होता है, पहले तो ये होता था कि यार पता नहीं था, मतलब फील्ड में नए थे, कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है और हमें क्यों बुलाया जा रहा है। मतलब एक खुशी होती थी कि चलो यार हमें इनविटेशन आया, लेकिन बाद में आगे जाके पता चला कि हम यूज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर उसमें मेरे सबसे पहले ये सवाल होता है कि व्हाट्स द एक्सपेक्टेशंस, कि मेरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। वो यार आप एक वीडियो बना दीजिए, तो वो मेरी वीडियो उस खाने से रिज़्क है, ठीक है, लेकिन या उस सर्विस से मेरी बहुत महंगी है वो वीडियो। बिल्कुल जैसा आपने बताया ना कि वो जो फेवर है वो हमें बहुत महंगा देना पड़ता है, बहुत महंगा देना पड़ता है, तो वो उसके मुकाबले के नहीं होता। या तो ये हो ना कि वो एटलीस्ट बराबर की चीज हो, तो आप कह लो कि चलो ठीक है एक बार्टर डील कर लिया आपने, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता किसी भी सूरत। और फिर उसमें ही होता है कि माजरत करनी पड़ती है कि यार माजरत मैं नहीं आ सकता। नहीं बिल्कुल। और मुझे याद है कि हम लोगों की भी एक इवेंट पे बात हुई थी, तो आपने उस पे कहा था कि ये जो विच इज वेरी फाइन, मुझे अच्छा लगा कि आपको अपनी वैल्यू का पता है। बिल्कुल कि भाई ये मेरी वैल्यू है, आप ये देंगे तो ठीक है। और मैंने फिर यही माजरत की थी कि वो क्योंकि वो नहीं था, मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्ड नहीं था या कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं था, तो उसमें इतना हमारे पास बजट ही नहीं था, बजट नहीं थे बिल्कुल। तो ये जो है ये होती है सिचुएशन, कभी कभी आप कर लेते हैं, कभी नहीं करते, मगर ये कि बेहतर होता है कि इंसान को अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा भी अब यही है कि मैं भी जो है वो, जबकि हमारे छोड़े पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को, अब ये जो अभी फोन आया था ये अनीस रेस्टोरेंट का, ये आप अगर यहाँ समंदर की तरफ से जाएंगे ना तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। अभी इन्होंने शबाबी, कनीस और ये सारे जो इस लेवल के रेस्टोरेंट्स हैं ना, अगावी वगैरह, ये वाले वो लोग हैं जो हमें बुलाते हैं और वो करते हैं, मगर हम इनके पास भी नहीं जाते। क्योंकि जब हमने अपनी अथॉरिटी में जॉब की ना, तो हम ही ने उसकी पॉलिसीज बनाई हैं। तो मैंने तो पहले दिन ही ये कहा था कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इतनी ज़्यादा रखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई ब्राइब ना कर सके, क्योंकि हमारा काम बड़ा सेंसिटिव है और इसमें आगे जाके करप्शन बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर हमारे पास अच्छे लोग नहीं हुए तो करप्शन बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा। भाई हमारा छोटे से छोटा जो इवेंट होता है वो 30-40 मिलियन रियाल का होता है, छोटा, ठीक है। अब बड़े तो चले जाते हैं 200-200 मिलियन पे। तो अगर आपने अच्छे एम्प्लॉयज नहीं रखे तो वो तो करप्शन हो जाएगा, करप्शन होगा। और उसके अंदर फिर ये होगा कि लोग किसी ना किसी तरीके से पैसा मारने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है कि अब अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आध केस होता है ना, तो वो मेंटली करप्ट होता है वो बंदा, उसे जरूरत नहीं होती, वो जरूरत के तहत क्राइम नहीं कर रहा होता, वो अपनी आदत कह लें या उसकी मत मारी गई है कि वो ये करता है, उसे हलाल पसंद नहीं है, वो ये करता है। मगर जब हमें अच्छी तरीके से हलाल मिल रहा है तो बहुत मतलब वो चांसेस कम हो जाते हैं, करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आपको हलाल मिल रहा होता है ना, तो फिर आपकी मजबूरी नहीं होती कि मेरा बच्चा जो है वो भूखा हो जाएगा या मुझे शादी में जाना है तो मेरे पास कपड़े नहीं है, ये चीजें नहीं होती। अब वो जो कहते हैं कि जी वो फला बलदिया वाले ने ले लिया, इसने ले लिया, उसने वो उन लोग की तनख्वाहें कम होती हैं, उसमें फिर वो शादी आ गई, ब्याह आ गया, किसी को एक मैक्सी सिलवानी पड़ गई, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसको हमने वो किया कि हम गवर्नमेंट सेक्टर है, मगर हमारी जो सैलरी पॉलिसी है वो बिल्कुल किसी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह। बिल्कुल सही है। तो ये इसका तो फिर वो करप्शन की विंडो नहीं छोड़ती ना, करप्शन की विंडो हम नहीं छोड़ते और इतना सख्त एक्शन लेते हैं अगर कोई करप्शन में पकड़ा जाए तो, क्योंकि कोई रीजन नहीं है करप्शन करने का, वो इबरत बन जाती है। तो वो और यहाँ पे वैसे सऊदी का ये सबसे अच्छा निज़ाम है कि ये लोग ऐसे नहीं छोड़ते किसी को भी, वो इबरत बना के छोड़ते हैं दूसरों के लिए। एक्चुअली इस्लाम में ही जो सजा है ना वो इबरत के लिए, वरना तो इतनी सख्त सजाएं कि हाथ काट दो, गर्दन उड़ा दो, ये मतलब इंसानियत
तो पैरल नहीं लगती इसमें, मगर इबरत के लिए जरूरी, इबरत के लिए बिल्कुल जरूरी। और कितनी इंसानियत करेंगे आप अगर आपने छोड़ दिया तो वो सब लोग एक दूसरे की चोरियां करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो इबरत की वजह से ही सजाएं होती हैं। तो ये लोग जो भी काम करते हैं ये वही शरअ के उस पे करते हैं, और फिर अगर करप्शन पकड़ा जाए तो ये बड़ी ठीक ठाक जो है ना वो उसका वो कर लेते हैं, इबरत बना के छोड़ते हैं, बिल्कुल इबरत बना के छोड़ते हैं। ज़बरदस्त मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी डिटेल में बात करना और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, और उम्मीद है इन लोगों ने भी बोली हूँ कि पता नहीं लोग कहेंगे बहुत बोलती हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं वो वाले गेस्ट जो बस उनसे एक सवाल पूछने की देर हो, और आप उनमें से थी जिनके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छे से गुजरा माशाल्लाह, और आपने अपनी पूरी डिटेल बताई, सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चली आपके बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आखिरी सवाल मैं यहाँ पे करूँगा आपसे, जो कि मैं अपने तकरीबन हर गेस्ट से करता हूँ, कि एनी फीडबैक, एनी पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, या अच्छाई बुराई, कुछ भी, वट एवर, आप ये समझें कि अगले 5 मिनट के लिए मैं आपके सामने नहीं हूँ, फॉर मी। नहीं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपको बचपन से मैं देख रही हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल काम की आपकी इतनी डिटेल नहीं पता, मगर जो मुझे पता है उस हिसाब से आप जो हैं वो कभी मैं उस पे देखती हूँ सोशल मीडिया पे, तो आपके व्लॉग्स वगैरह दिखने को मिलते हैं। तो 2-3 चीज़ों की आप बहुत अच्छी मिसाल बना रहे हैं। एक तो ये कि आप फैमिली एंटरटेनमेंट है कि आपकी वाइफ भी साथ होती हैं, तो वो एक फैमिली शो टाइप का हो जाता है। दूसरी ये कि आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत ही इज्जत के दायरे में होती हैं, मतलब किसी को अगर आप कुछ कह भी रहे होते हैं तो बहुत अच्छे अल्फाजों में कह रहे होते हैं। तीसरे ये कि वो आप जो है वो एक्सपोजर देते हैं कि मतलब बाहर दूसरी जगहों पे जाके, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मैं कभी सोचती हूँ कि ऐसे नहीं कि हर आदमी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। आप पे क्या गुजरी है, आपने क्या किया है जो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, कैसे बन गए? तो अब जैसे आप हैं, आप निकलते हैं, जाके जगह को ढूंढते हैं, जगह को देखते हैं, टाइम लगता है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं। लोग जो है वो सोचते हैं कि बस बंद कमरों में बैठ के जो है वो व्लॉग करने लगे या मोटिवेशनल हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें आपकी बहुत अच्छी हैं कि आप एक्सपोजर देते हैं, आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप फैमिली वो देते हैं। बुराई में अगर मैं कहूँगी तो बस यही है कि आपका एक्सपोजर कम है, जो आपने वजह बता दी कि वो आपकी वैल्यू वो नहीं है, मगर क्योंकि ट्रेंड जो है वो दूसरा चल रहा है, तो मेरा ये मशवरा होगा कि थोड़ा सा आपको आगे आना चाहिए। मतलब थोड़ी सी आपकी ज़रूरत है मार्केट को, तो उसमें मेरे ख्याल से ये आपका वो है कि आपने अपने रूल्स अच्छे सेट किए हैं, विच इज़ गुड। अगर आप खुश हैं उस पर तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस रूल में कि आपकी, क्योंकि आप जैसे वो जो पाकिस्तानी नाइट था वो एक्चुअली आपके अकाउंट से भी एक बड़ी चीज़ चली गई, वो एक बड़ी चीज़ थी बिल्कुल, उसकी अगर आप करते तो वो आपके अकाउंट में भी आती है। जैसे कैफी खलील आए थे, तो हमने तो फिर बाद में आपको नहीं अप्रोच किया ना, क्योंकि हमें पता है आपने अपनी वैल्यू सेट की हुई है। अगर ये होता है तो वो आपने देखा लोग कहाँ से कहाँ, अब पॉडकास्ट जो हमारी सदा ने जो की कैफी की, माशाल्लाह वो बहुत आगे चली गई, बिल्कुल मिलियन प्लस होने वाले, मिलियन प्लस होने आए। तो ये उसको एक वो अगर आप होते तो मैं यकीनन आपको देती वो चीज़। और सदा का तो शायद उन लोगों की आपस की बात हुई थी तलहा से, और उनसे मुझे नहीं पता था, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका प्रोग्राम। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं पे आपको फायदा हो सकता है। सही। मगर हाँ, ये रेस्टोरेंट्स हुए या कपड़े की दुकानें हुई या जूते की दुकानें हुई, ये तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड नहीं है, इस पे आप मेंटेन करें। मगर जब बड़े इवेंट्स आए तो उसमें अगर, और उसकी वजह यही होती है कि वो क्योंकि गवर्नमेंट बजट नहीं देती अलग से, तो वो सारा बजट ऑर्गेनाइजर को चला जाता है, फिर वो ऑर्गेनाइजर अपनी मर्जी से खर्च करता है। लेकिन मैम उसके बीच में मेरा इन इवेंट्स में ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि सियासतें बहुत चल रही हैं। ये भी सही वो है। वो सियासतें बहुत है। मेरा काम करने का वो ये इस तरह से है कि मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। कभी भी आप मुझे ये, आप अपने बारे में भी या किसी के बारे में भी ये नहीं सुनेंगे कि यार सलमान ने इसके लिए ये वाली बात की। बिल्कुल ठीक है। तो ना मैं करता हूँ ना मुझसे बर्दाश्त होती है कि यार मैं
मेरे लिए कोई पीछे से कोई एक तरीके से पूरा वो सियासत बना के और फिर उसको वो करे, टू मच, बहुत ज्यादा है। मुझसे तो थोड़ा डरते हैं तो करते हैं, मगर थोड़ा दूर से करते हैं। अगर किसी वक्त मौका मिल गया तो मुझे भी लटका देंगे। तो उसका यही रीजन है कि मैं फिर ये पूरा जो सारा एक वो एक टाइप की कह लें ना गुच्छा जो बना हुआ होता है, मैं उससे थोड़ा सा दूर इसी वजह से रहता हूँ। मेन मकसद ये है इसका, सिर्फ ये नहीं है कि वैल्यू है, वैल्यू एक फैक्टर है, लेकिन इसमें मेन जो आप जो इवेंट्स की बात कर रही हैं, जैसे कैफे खलील वाली इवेंट की या दूसरे इवेंट्स की बात कर रही हैं, उसमें बहुत बड़ा मेन रीजन ये है कि जो दिख भी रहा है और सुनने में भी आता है, जाहिर है मार्केट में बैठे में तो पता चलता है कि कहाँ किसकी क्या सियासत चल रही है, किसकी क्या चीज चल रही है, कौन कैसे किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाली सारी चीजों से ना मैं थोड़ा सा अपने आप को खींच के रखना चाहता हूं। जिन चीजों को मैं लीड करती हूँ उसमें वो सब पीछे पीछे हो रहा होता है, मेरे सामने किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रहा होता है। अब अच्छा, असल में मेरी आदत नहीं है माइक्रो मैनेजमेंट करने की, तो बहुत सी चीजों को मैं खुद भी इग्नोर कर देती हूँ, मैं मैक्रो मैनेजमेंट करती हूँ। बिल्कुल सही है कि मतलब बड़ा काम करना है और बड़े रिजल्ट्स लेने। अब छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, उनको कहाँ तक आप पकड़ेंगे, कहाँ तक वो करेंगे, और लोग इतने चला के आप पकड़ें तो वो दूसरी तरफ से करते हैं, तो कहाँ तक आप उनके पीछे भागेंगे। तो बेटर है कि कुरान शरीफ में लिखा है ना कि वला तजस्सुसु वला तुशक्कु, किसी पे ना शक करो ना किसी पे तजस्सुस करो, अपना काम करो, बड़ा रिजल्ट लो और बड़ी की तरफ नजर रखो। तो वो छोटी मोटी चीजें लोग करते हैं, मगर थोड़ा सा क्योंकि मैं सऊदी हो गई हूँ या मेरी पोजीशन थोड़ी सी वो, तो वो मुझसे थोड़ा सा लिहाज रखते हैं, तो मुझे उस गंदी पॉलिटिक्स में नहीं डालते। बट आई नो कि अगर खुदा ना खास्ता कभी मुझ पे बुरा वक्त आया तो डाल देंगे। नहीं, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, इतना ज़्यादा टाइम निकालने के लिए, और अपनी सारी स्टोरी बताने के लिए। जी, बातें किए हुए तो, और काफ़ी दिन से ये पोस्टपोन हो रहा था जी, तो ये कि चलें अच्छा मौका मिल गया, और बहुत मुबारक हो आपको इस प्रोग्राम का, और अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता कि इस प्रोग्राम्स में आप लोगों के फाइनेंशियल्स क्या होते हैं या किस तरह से होते हैं, मगर जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, बिल्कुल, तो आपको जितना आपके नसीब में वो मिलेगा सब, वो तो मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सारी चीज़ें सीख के, और उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और मैम ये लोग जो हैं, ये मेरी पार्टियां, ये जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करती जब तक हमारे गेस्ट नहीं बोलते। नहीं भाई, ज़रूर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें भी तो पता चले कि इस प्रोग्राम को कितने लोगों ने लाइक किया और सब्सक्राइब किया। मैं लूँगी इनसे पूरी डिटेल, तो आप लोग ज़रूर करें, नहीं तो फिर हम इवेंट्स नहीं कराएंगे, सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।